वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा यार, सबसे पहले तो लास्ट क्लास संडे के लिए माजरत चाहूंगा क्योंकि लाइट की वजह से ले नहीं सका। और उसके बाद जो हम डिसाइड कर रहे थे वेडनेसडे वाला, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये था अनाउंस ना करने का, क्योंकि मेरे पास सारे मिक्स रिव्यूज थे। बहुत से लोगों का ये कहना था कि सर संडे को ही क्लास लें, बहुत से लोग एग्री कर रहे थे तो वेडनेसडे के लिए। और फिर वेडनेसडे के अंदर सबसे बड़ा मसला आ रहा था टाइमिंग्स का। काफी लोगों ने मुझे 11 बजे का बोला, काफी लोगों ने मुझे 10 बजे का बोला। तो मेरा जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न ये था कि क्लास के अंदर हो तो फिर सारे हो, ताकि वो क्लास सबके लिए हो ना, कोई मिस ना करे। लेकिन मुझे ये कुछ परसेंटेज रेशियो नजर आ रहा था ना, वो अच्छा खासा ऐसा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लास लेता तो वो क्लास का मतलब क्लास ही नहीं रहता। क्योंकि जो होता फिर वो मतलब संडे वाली क्लास का फायदा नहीं होता ना। फिर आज वापस जो मैं क्लास लेता वो मुझे वापस रिवाइज करवाना पड़ता। तो आई थॉट कि फिर मैंने संडे वाली क्लास इसी वेडनेसडे के जो हम डिसाइड करे थे वो मैंने इसलिए कंटिन्यू नहीं किया। चले। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अब एक कब लेंगे? जो वो इंशाल्लाह कर देंगे। अब जब आज ही डिस्कस कर लेते हैं क्लास के एंड में, ताकि सारे एक साथ मुत्तफिक हो जाए, किसी एक पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ओके सर। सिर्फ ये बता दो। अस्सलाम वालेकुम आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ क्वेश्चंस हैं वो बाद में आपसे पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बाद में पूछेगा, क्योंकि अभी क्लास थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं उसके अच्छा, बाद अभी फिर। स्टार्ट किया आपने, मैं लेट ज्वाइन हुआ सर। नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट स्टार्टिंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे सब ये बता दें कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक AWS के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया। मुझे ये तो है कि काफी लोगों ने बना लिया, लेकिन अभी तक मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर जिन्होंने नहीं बनाया तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस आ रही है ये पता चल जाए, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं बनाया। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जब अकाउंट खोला है तो अपना अकाउंट खोलने की कोशिश की है, लेकिन उसमें मैसेज ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है जब जो बात कर। OPTC आने हैं, वो नहीं आता। मैंने अच्छा, काफी दफा ट्राई की है। अपना ईमेल चेक करें। ईमेल का ये स्पैम स्पेलिंग। स्पैम में तो है। में स्पैम में नहीं है सर ऑलरेडी। बड़े अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। अच्छा, और ई किसी का कोई यही वाली प्रॉब्लम फेस हुई कभी? नो सर। हाँ, मुझे भी आज तक तो एटलीस्ट नहीं हुई। अपने इनके कहें आपने ईमेल स्पेल चेक करें। चलें, ये तो एक बिल्कुल ही अजीब सा है। इंशाल्लाह कभी हुआ तो देखेंगे इसको। इसके अलावा और किसी को कोई प्रॉब्लम है? जब सबने बना लिया ये समझू मैं। जी ठीक है, सब में। अच्छी बात है अगर सबने बना लिया, मैं ये कहूंगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वैसे ही फ्री में है ना यार, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो आपके पैसे लग ही नहीं रहे, सीखने के लिए फ्री में मिल रहा है, तो आपको क्या चाहिए। ओके, सर चले। क्वेश्चन है, हाँ जी जी, बोले। ये जो हम इंस्टेंस बनाते हैं तो ये रूट अकाउंट के थ्रू बनाते हैं या कि जो यूजर क्रिएट किया हुआ वो उसके थ्रू बनाते हैं? सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं? Recording in progress. सॉरी, किस सवाल वापस रिपीट कीजिएगा। सर ये जो इंस्टेंस बनाते हैं हाँ 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 हाँ, EC2 पे, EC2 का, यस। तो ये रूट अकाउंट से बनाते हैं या कि यूजर जो क्रिएट किया होता है एडमिन का, यूजर यूजर जो हाँ हाँ, क्रिएट। एडमिन वाले अकाउंट से बनाए ना, रूट अकाउंट से नहीं बनाए। रूट अकाउंट तो सिर्फ आप समझ लें एक दफा इसको ऐसे समझिए कि रूट अकाउंट हमारे पास आया है, उससे हमें सिर्फ एक एडमिन यूजर बनाना है। उसके बाद फिर जी हमें एडमिन यूजर यूज करना है, रूट यूजर नहीं यूज करना। फिर ठीक। हम उसी एडमिन यूजर से दूसरे यूजर्स बना के परमिशंस देते जाएंगे जो आपको देनी है। ठीक है, जी। इंशाल्लाह ऐसा और करेंगे। सर जब इंस्टेंस वो टर्मिनेट करते हैं तो उसमें हम्म। मैसेज आता है कि वो हमारी स्पेस भी जो वो उसको भी हाँ टर्मिनेट कर देता हाँ है, हाँ डिलीट करता हाँ है। तो जब लॉग आउट करते हैं तो वो इंस्टेंस हमारा खत्म हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो फिर जब लॉग इन करते हैं तो फिर नए सिरे से बनाना पड़ता है? तो आप टर्मिनेट ना करें ना, सिर्फ स्टॉप कर दें उसको। टर्मिनेट का तो मतलब ये है कि आपने खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया नेट से कोई। अच्छा ठीक। आपको अगर चाहिए कि आप ये इंस्टेंस दोबारा यूज करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ स्टॉप कर लें।
ठीक ठीक है। है, आज हम थोड़ा EC2 को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अच्छा, सर इससे जैसे हम आईएम यूजर हाँ। बनाते हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे मल्टी ऑथेंटिकेशन की, हम्म, तो उसके बाद टू जब फैक्टर EC2, ऑथेंटिकेशंस। हाँ जी, जी टू जी जी। फैक्टर हमने गूगल और जो आपने बताया था वो भी कर भी लिया था, हो रहा था हर चीज परफेक्टली। जबरदस्त। तो अब जब डिलीट कर दिया तो क्या अब वो जो हमारे अकाउंट से डिलीट ऑड्स कट रहे होंगे, मतलब EC2 के, इसको डिलीट कर दिया। मतलब कि आप इंस्टेंस जो EC2 की हमने बात बनाया कर था, रहे हो? यूजर बनाया था, यूजर के बाद फिर हमने EC2 इंस्टेंस बनाया उसके अंदर, वो सब चीजें हमने बना के, जैसे हमने कहा था कि हर चीज डिलीट कर देना प्रैक्टिस के बाद। यूजर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यूजर फ्री है और अच्छा, मशीन भी फ्री है जब तक वो स्टॉप पड़ी हुई है, जब तक वो कंज्यूम नहीं करती कोई मसला नहीं है। जैसे ही वो रनिंग में आती है तो उसके जो आपको फ्री आवर्स मिले हुए हैं ना, कितने थे, आई थिंक 720 थे, 720। जी जी, हाँ, तो वो आवर्स आपके कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते ठीक। एक और जगह सर हम पढ़ रहे थे कहीं लिंक्डइन पे कि हैं। AWS Lambda now support HTTP endpoints. This essentially means you no longer need to attach API gateway or load balancer for invoking your single function via HTTP endpoints. तो इसका क्या मतलब था? सर्वर लैम्डा फंक्शंस पे भी हम आए नहीं है, जब हम आएंगे तब देखेंगे। अभी क्या होता है कि अगर मैं EC2 की बात करता हूँ तो आप सबको पता होना चाहिए कि होता क्या है। EC2 की इंस्टेंस हमने रन किया तो आपको एक जी समझ लें क्लाउड के ऊपर एक मशीन मिल गई, ऐसा ही है ना। जी जी, ऐसे ही। आप अगर मुझे सिर्फ एक API डिप्लॉय करनी है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं अभी, आपको उस EC2 की मशीन को बनाना, लॉन्च करना पड़ेगा इंस्टेंस को, उसके अंदर फिर आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप एक्सप्रेस पे एक API लिखेंगे तो वो आपका एंड पॉइंट बनेगा, ऐसे ही होता है यूजुअली। जी जी ठीक है, तो सर्वर्स AWS लैम्डा फंक्शंस का क्या फायदा होता है, आपको ना EC2 बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, आपने अपना फंक्शन लिखा एंड जस्ट यू हैव टू डिप्लॉय ऑन लैम्डा फंक्शंस सही। AWS के, तो वो आपको एक एंड पॉइंट दे देगा। तो अब फायदा ये हुआ कि अब आपको मशीन से नहीं खेलने की जरूरत। अब एक और मसला भी है, अब मैं कहता हूं कि ना क्या खोलूं इसको, एक मिनट। ओके, अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे कहता हूं कि बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे था मैं। EC2 की एक मशीन है, अभी हमने ले लिया T2, ठीक है, T2 माइक्रो, जो छोटी सी मशीन थी, इसकी फ्री वर्जन है। अब मैं सपोज करता हूँ उसमें वही 1 GB रैम है और जो हार्ड ड्राइव है, स्पेसिफिकेशंस आपको पता है तो मैं उसकी डिस्कशन पे नहीं आता। अभी मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक API वहाँ पे बना लिया एक्सप्रेस पे। ये अभी हम रफ सपोज करते हैं कि ये थाउजेंड्स यूजर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, यानी थाउजेंड्स API हिट होगी, यूजर्स का मतलब API मेरे केस में 1000 हिट्स को सपोर्ट। अगर ये 1000 हिट से बढ़ जाए तो क्या होगा। अभी इसकी मिसाल इस तरीके से आप ले लें, दराज की एप्लीकेशन होती है, दराज वेबसाइट, ठीक है, जब तक नॉर्मल डेज के अंदर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये कोई क्या निकालता है, सेल निकालता है, तो क्या होता है, मिलियंस ऑफ यूजर बहुत हिट हो गए ना, सही, अटैक नहीं कह सकते, खैर थोड़ी देर के लिए, हिट करेंगे। हाँ हिट्स करेंगे, सही। तो अभी मैं यही समझता हूँ कि इसी को लेता हूँ कि यार दराज पे मैंने EC2 के ऊपर मेरी API मैंने रखी हुई है, अब ये हो गए थाउजेंड्स हिट डेली के आते हैं इस पे अप्रॉक्स, लेकिन जब मैं सेल करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाते हैं कितने 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, सो 1 लाख के करीब जो है, नहीं more than- मतलब कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब अब ये सोचे थोड़ा सा कि आपकी एक मशीन सिर्फ थाउजेंड्स API को हिट कर, मतलब थाउजेंड्स API संभाल सकती है, रिक्वेस्ट संभाल सकती है, लेकिन अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो क्या हो गया इसका मतलब,
लोड आ गया सर, क्रैश हो सकती है हमेशा। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। आपका सर्वर डाउन हो सकता है, जैसे दराज का हुआ भी था, अगर आप लोगों को पता हो, जब उसने पहली सेल निकाली थी तो उसका सर्वर डाउन हुआ था। तो अगर मैं थोड़ी EC2 के हवाले से सोचे यहाँ पे आप, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर EC2 की मैं टॉप मशीन पे खड़ा हुआ हूँ अभी, जो भी इसकी टॉप मशीन है, और मैं कहता हूँ कि ये टॉप मशीन अभी 1000 हिट्स को सपोर्ट कर सकती है, तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं कहता हूँ कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो गई, तो इसका मतलब यह होगा कि आपको EC2 के कितने खड़े करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। 10। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कैलकुलेशन अभी तो मैं रफ मतलब जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ आपको, क्या ऐसा ही होगा? यस। यस सर। हाँ। तो अब क्या किया जाए, सवाल ये। यूजर सर उसके क्या ज्यादा ऐसे, किए जाए। हाँ, या तो कुछ, अब इसके मतलब लोग EC2 भी यूज करते हैं, अब EC2 के ऊपर यहाँ पे इसके टॉप पे लग जाता है लोड बैलेंसर, ठीक है, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अब लोड बैलेंसर के अंदर मिलती है आपको, समझ लें, एक IP थोड़ी, अच्छा यहाँ पे मसला एक और भी है ना, EC2 है, एक EC2 पे एक IP मिलेगी आपको। जी। अगर आपने 10 EC2 ले लिए तो आपकी कितनी IPs हो गई? 10 IP। 10 IPs हो गई। तो और एप्लीकेशन के अंदर क्या आप हर दफा अलग अलग IPs बताएंगे लोगों को कि यार, नो। अब नहीं ना, बैकएंड सर्वर की IP तो आपके पास एक ही होनी चाहिए ना, जिसपे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ऐसा ही है? यस। ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो तो अभी पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ये तो मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये एक्चुअली बैकएंड पे ये सारी चीजें होती किस तरीके से, कि अगर आपकी एक मशीन एक वक्त पे वो आउटपुट ही नहीं दे रही तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रही है। तो अगर EC2 में कहता हूँ एक IP देती है, जिस तरीके से अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, हिट करके भी देखा था कि IP के ऊपर मैं हिट करता हूँ तो वो पब्लिक IP होती है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कहीं से, तो गुड है। लेकिन एक EC2 पे एक IP, यानी अगर मैं 10 EC2 खड़े कर देता हूँ, अगर ये वाला केस आ जाता है कि सेल लग गई है, तो फिर क्या होगा? 10 EC2 मैंने अप एंड रनिंग कर दिया एंड दैट उसकी 10 IP मिल गई, तो अब 10 जो IP मिलेगी, अब मैं बैकएंड की 10 IP मिल गई, तो फ्रंट एंड को कैसे बताऊंगे कि कौन सी IP पे कब हिट करना है? नेटिंग बताएंगे। हमने कुबरनेटिस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लोड बैलेंसर का, याद है किसी को? तो कुबरनेटिस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, एक लोड बैलेंसर होता था और उसके नीचे बहुत सारे हम कंटेनर्स पॉड्स होते थे हमारे पास, ऐसा ही है ना? अगर एक पोर्ट को इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है, लेट्स से लोड बैलेंसर आ गया, लोड बैलेंसर के पास आपको एक IP मिल जाएगी। अब इस लोड बैलेंसर के अंदर आपके पास होंगी क्या? मशीन्स, EC2 मशीन्स। अब वो एक हो या 10, हैंडल कर लेगा। अब आप बैकएंड वाले को कौन सी IP देंगे फ्रंट एंड पे? बैलेंसर। एग्जैक्टली आप देंगे लोड बैलेंसर की IP। अब लोड बैलेंसर का काम होता है कि इसके पास जितनी मशीन्स मौजूद हैं उस उसके ऊपर हेड्स इक्वली डिवाइड करे, या जो ज्यादा फुल हो रही है मशीन तो फिर वो रिक्वेस्ट को दूसरी तरफ दूसरे सर्वर के ऊपर लेके चले जाए, तो ये सारी चीजें लोड बैलेंसर खुद हैंडल कर रहा होता है। अब और EC2 सर हमें लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है या हमें कुबरनेटिस बनाना पड़ेगा ये पूरा? नहीं नहीं नहीं, EC2 मतलब AWS के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है ऑलरेडी, सही। तो हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खैर, एक जनरल बात कर रहा हूँ अभी। तो क्या अब ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि ये वाला थोड़ा सा मसला सॉल्व हुआ काफी हद तक? मसला सॉल्व हो गया ना? यस। अब अगर आपको लगता है कि यार ये मल्टीप्लाई बाय 20 भी हो जाए तो आपको क्या करना है? लोड लोड बैलेंसर के बैलेंस अंदर EC2 कितने करने हैं? 20 10 EC2 अप एंड 20। रनिंग, ठीक है? ये ऑटोमेटिक भी होता है, यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं कि भाई जब रिक्वेस्ट आए तो ये खुद कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। खैर देखेंगे इसको। अब जो सवाल है, आप लोग पढ़ के आइएगा क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये तो हमारी क्लास का टॉपिक भी है, लैम्डा फंक्शंस।
ये वो वाले लैम्डा फंक्शंस नहीं है जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा AWS लैम्डा फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा कि EC2 वर्सेस लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शंस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लैम्डा फंक्शंस का भी बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ कि होता क्या है कि आप अपनी एक API बनाते हैं, लेट्स से गेट यूजर्स की, और ये डायरेक्ट डिप्लॉय हो जाएगी कहाँ पे, आपके लैम्डा फंक्शंस पे AWS के, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड कर देगा क्या, एक API endpoint. एंड पॉइंट, बिल्कुल API कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? क्या आपने EC2 मशीन ली? नहीं ली। क्या आपने उसके ऊपर कोई सर्वर बनाया, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ अपना एक फंक्शन लिखा और उसको डिप्लॉय करा, लाइक दिस। अब इसमें खुसूसियत ये है कि इसमें जितने हिट्स होंगी ये खुद ही इसको हैंडल कर रहा होगा, और जो आपको चार्जेस होंगे वो हिट्स के हिसाब से हो रहे होंगे, ना कि कोई मंथली आपको बिलिंग करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, इसकी बिलिंग होती है ना आपकी EC2 की, तो इसे ठीक है। आप यूज करो या ना करो, अगर ये लेट से $10 है मंथली, तो आपको क्या $10 मंथली देने, इसे ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन जितनी दफा हिट होगा उसके उतने चार्जेस होंगे, और यहाँ पे आपको लोड बैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये लैम्डा फंक्शंस की खुसूसियत है कि इस पे जितनी ज्यादा हिट्स आए वो उसको हैंडल कर लेगा। इसका एक वो जिस तरीके से काम करता है वो जब हम लैम्डा फंक्शंस में जाएंगे तब करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी ये समझने की जरूरत है। लैम्डा फंक्शन सर्वरलेस, ये नाम सेम ही मतलब कि सर्वरलेस, हाँ एग्जैक्टली सर्वरलेस फंक्शंस का मतलब ही लैम्डा फंक्शन। सर्वरलेस एक्चुअली अगर आप गौर से देखेंगे ना, एग्जैक्टली ये चलेगा किसी ना किसी सर्वर पे, लेकिन वो चीजें AWS खुद हैंडल कर देगा, आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी चीज है इसकी, ये मतलब इसका थोड़ा सा एक मैकेनिज्म है कि वो किस तरीके से सर्वर फंक्शंस लैम्डा फंक्शंस को रन करता है, वो हम फिर इंशाल्लाह जब लैम्डा फंक्शंस पे आएंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी यही है कि सारी चीजें AWS खुद हैंडल कर रहा है, आपको एंड पॉइंट दे रहा है, वो चलाएगा खुद किसी भी सर्वर पे, आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कह रहा भाई जितने हिट होगी आपको पैसे खत्म। तो कौन सा अच्छा हुआ वैसे, अभी एक बहस है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये पढ़ के लैम्डा आइए। ही सर करेंगे। नहीं, हर दफा लैम्डा नहीं कर सकते, बहुत लैम्डा सारे, फंक्शन जरूरत के हिसाब से होगा। 24/7 चल रहा होता है। सॉरी लैम्डा No, लैम्डा all the फंक्शन hits- 24/7 चल रहा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये लोड मैं भी वही कह मुताबिक रहा हूँ, होगा कि जितना लोड अगर ज्यादा होगा तो फिर अपना सर्वर ले लेंगे, फिर कम होगा तो लैपटॉप पे चलेगा कंपैरेटिवली। ये एक वही कह रहा था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक छोड़ा। मैंने कहा ये थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे साथ, ठीक है। क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है तो मैं अभी इसकी तरफ पूरा जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ समझा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा काम करने में मजा आए। अच्छा EC2 की मशीन हमने देखी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने चला के देखा था, आज भी चला के देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरी देखते हुए आगे चलते हैं। CPU हमने देखा था, उसमें कितनी CPU मिलती है, कितनी रैम मिलती है, ठीक है। फ्री वाले वर्जन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं आज थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। स्टोरेज हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इसके साथ नेटवर्क कार्ड आता है, डेफिनेटली जिस नेटवर्क कार्ड होगा तो उसी की वजह से आपको एक पब्लिक IP मिलती है। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, जल्दी से बता दे कोई। फायरवॉल। सर वो ग्रुप बना देते हैं रूल्स का, फायरवॉल रूल्स का। यस, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी रूल्स नहीं बताएंगे तो क्या होगा, कोई आपकी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। Yes, नहीं sir. कर पाएगा Open एक्चुअली। ports होंगे। डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट जो है वो सारे बंद होते हैं, आपको ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट सारे के सारे बंद होते हैं, क्लोज आपको होते हैं। ओपन करने पड़ता है। यस, क्लोज। अच्छा, बूटस्ट्रैप ये बड़ा अच्छा है कि जैसे ही आपका इंस्टेंस लॉन्च हो तो आपको अगर कुछ करना हो तो ये उस टाइम पे आप करवा सकते हैं, जो कि हम करके देख चुके हैं, लेकिन आज दोबारा देखेंगे, टेंशन नहीं है। यूजर डेटा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट के अंदर ही वही है, डेटा का एक
बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट हम यूजर डेटा के अंदर डालते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी काम करवा सकते हैं, लाइक कोई अपडेट करनी है, या लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने HTTP का प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किया था और अपना एक पेज रन करके देखा था, डमी ऐसे ही था ना? जी सर। दोबारा करता हूँ, लगता है याद नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद ये जब स्क्रिप्ट चलेगी, ये हमेशा कौन से यूजर्स के बिहाफ पे चलेगी? रूट यूजर, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। अच्छा, ये थी इंस्टेंस टाइप आपकी EC2 की। T2 माइक्रो, T2 एक्स लार्ज, अब ये डिपेंड करता है आपको कौन सा CPU यूज करना है, कितनी मेमोरी यूज करनी है, उस हिसाब से आपके पास सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आप कहते हो कि यार मुझे 16 GB की रैम चाहिए, तो डेफिनेटली आप T2 माइक्रो पे नहीं जाओगे, फिर आप कौन सी वाले पे जाओगे? आप T2 एक्स लार्ज पे जाओगे। आपको 32 GB की रैम चाहिए, प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो जो इसकी स्पेक्स होंगी उस हिसाब से इसके पैसे होंगे। और आपको मैंने पहले भी बता चुका, जो प्राइसिंग होती है वो क्या वेरी करती है रीजन वाइज या नहीं करती? यस सर, वेरी यस सर। करती है। सही है, यस सर, वेरी गुड। प्राइसेस वेरी करती है रीजन वाइज। सर 4 GB रैम चाहिए हो तो उस केस में क्या होगा? 4 GB रैम भी मिल जाएगी आपको। अभी इसके ये तो मैंने डमी डाले हुए हैं। आप अगर अभी चलते हैं AWS के कंसोल पे, बल्कि चले मशीन पे बना लेते हैं आप, ठीक है। सर, इसके पहले लिए- सर रैम से होता क्या है? रैम से सर ये प्रोसेसिंग वगैरह करवाने के लिए। सर ये मशीन जो हम वहाँ पे EC2 में जो मशीन क्रिएट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसी है तो जैसे हमने अपना लोकल एरिया अपनी मशीन बनाई है। हाँ, तो सर VPC, इसके लिए जरूरी है कि हमें हमारा जो कनेक्शन हो रहा है इंटरनेट के जरिए, तो हमारे पास जो लोकल मशीन जिससे जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोई पुरानी मशीन चल जाएगी, या उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास अपडेटेड मशीन कनेक्ट? नहीं, आपको तो सिर्फ कनेक्ट करवाना है ना SSH के थ्रू। तो जैसे पुराने कंप्यूटर थे Pentium 5 और ये, वो भी इस पे यूज हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि असल करना क्या होता है, आपको टनल बनाना है इंटरनेट की मदद से। अब आपके पास आपकी होस्ट मशीन कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, चलें लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। पता चलेगा कितने GB हमें चाहिए, ये जो आप कह रहे हैं रैम वगैरह? किसकी? सॉरी, हमें सर कैसे पता चलेगा कि 4 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, 16 GB, 8 GB, जितने भी ये मतलब रैम आप बता रहे थे, कैसे अंदाजा होगा कैसे हमें चाहिए? ये व्यू वाइज होता है या मतलब क्या सूचना होती है इसकी? यार ये तो डिपेंड करता है ना, ये आपको पता होगा कि आपकी एप्लीकेशंस कैसी चल रही हैं। बहुत सी एप्लीकेशन CPU एक्सटेंसिव होती है, बहुत सी एप्लीकेशन रैम एक्सटेंसिव होती है, बहुत सी एप्लीकेशन GPU एक्सटेंसिव होती है, तो डिपेंड करता है हर चीज का, ठीक है। अब हम ये कहते हैं डेमो लिरिक्स, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास सारी मशीन्स अवेलेबल AMIs अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके पास ये सारी की सारी इमेजेस मौजूद होती हैं। जैसे आपके पास विंडोज है, लिनक्स, Ubuntu है, रेड हैट है, ये देख लें आपके पास सारी की सारी, ठीक है। तो पायरेटेड विंडो हो सकती है? बिल्कुल नहीं, पायरेटेड विंडो नहीं मिलेगी। डायरेक्ट डेफिनेटली जो है आप चूज करते हैं AMI, तो इसके अंदर पैसे भी होते हैं इसके, ऐसा ये फ्री है। अब जैसे ये मैक OS है, अगर आप मैक OS ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं ना, तो जिसमें फ्री ट्रायल में लिखा हुआ है एलिजिबल, तो ये फ्री है। अब ये फ्री है AWS की इमेज, 64 बिट भी है, और मतलब x68 इसके वो आर्किटेक्चर्स हैं, आप जो चूज करेंगे वो मिल जाएगा। और ये देखिए मैक OS, और इन सब के फिर प्राइसेस हैं, ये फ्री नहीं होंगे। बहुत सी इमेजेस फ्री हैं, बहुत सी इमेजेस फ्री नहीं होंगी। इसमें जो विंडोज है डेफिनेटली आपको फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विंडोज का, जैसे आपकी विंडोज की .NET की एप्लीकेशन है, उसके लिए IIS सर्वर चाहिए होता है, तो वो विंडोज की इमेज IIS सर्वर की मौजूद है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, और वो फ्री है। तो इस तरीके से आपके पास ये देखें, कुछ फ्री है, कुछ पेड है।
जैसे ये ये images हैं। फ्री लाइफ टाइम होंगे या 1 ईयर के लिए फ्री होंगे, क्या है इसका कुछ? ये तो फ्री है। आप इमेज है ना, ये तो आप इमेज जितनी दफा यूज करना चाहें आप करें, ये फ्री है, कोई मसला नहीं। तो ये जो विंडोज की इमेजेस फ्री हैं, इनमें मतलब लाइसेंस फिर भी हमें देना पड़ेगा, जो विंडोज का लाइसेंस होता है? अब विंडोज के लाइसेंस के अंदर दो चीजें हैं। ये कहता है कि आप वो आपको खुद भी दे सकता है, या आप खुद भी आपके और आपके पास कोई विंडोज पे ऑलरेडी लाइसेंस वाली पड़ी हुई है तो आप वो यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते मतलब है कि इमेज फ्री है लेकिन पे फिर भी हमें करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए? हैं। लाइसेंस असल पैसे ही लाइसेंस के ले रहा है ना वो आपसे, और किस चीज के लेगा वो? नहीं नहीं, वो वहाँ पे फ्री टीयर जो लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में फिर भी वो फ्री तो नहीं होगी? फ्री, हाँ डेफिनेटली वो मतलब वो कंप्लीट नहीं होगी ना। अब इसके अंदर टू बी वेरी स्पेसिफिक कुछ ना कुछ पोर्शंस होंगे, कंप्लीट विंडोज नहीं होगी कि अगर आप चाहे कि आप सारी चीजें यूज कर दें। हाँ, अगर आपका बेस में एक्चुअली टर्मिनल मिल जाता है आपको विंडोज का इस तरीके से, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चले, ये इसमें बहुत सारी इमेजेस इस तरीके से मौजूद है आपके पास। मैं कहता हूँ लैप, इसकी तरह हमारे पास बहुत सारे सर्वर मौजूद हैं। कोई एक सर्वर में बताना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन यूज करना चाहता हूँ तो वो मिल जाता है इसमें। यहाँ पे चेक लगा दिया फ्री ओनली, तो सारे फ्री ओनली आ गया। लिनक्स ओएस कैटेगरीज मौजूद है आपके पास। ये इसकी मार्केट प्लेस है। और मार्केट सर ये जो प्लेस हम में मशीन बनाते हैं, सॉरी सर बीच में, मशीन हमने जो बनाई है, ये बनाना फ्री होगा या इसको बना के हमने रख दिया है तो फ्री रहेगा, या उसकी चार्जेस शुरू हो जाएगा एक साल आप के बाद या तो? आप रन करेंगे तो वो चार्ज करता है आपको। ठीक है, अब ये देखें जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये भरा पड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है, T1 माइक्रो, जिसमें ये देखें इसकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक 0.6 GB की मेमोरी मिल रही है। ये है T2 माइक्रो। जो T2 माइक्रो है हमारे पास वो फ्री है। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे चार्ज है। वैसे यहाँ पे पहले फ्री लिखा हुआ भी आता था, अभी नजर नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक इनका कंसोल भी अपडेट हुआ है। T2 स्मॉल है। ठीक है, और ये देखें आपको कौन सी जीबी की रैम चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे 4 GB के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। और फिर ये देखें 16 GB, 32 GB, इस तरीके से। ये देखें 60 GB, 30 GB। तो ये जिस तरीके से जा रही है इस तरीके से इसकी प्राइसिंग होगी। और इसकी प्राइसिंग हम कैसे पता चलती है इसकी प्राइसिंग? सर हम कस्टम नहीं बता सकते स्पेक्स, लाइक अगर मुझे 4 सीपीयूज के बता साथ सकते हैं, 4 GB रैम ही चाहिए? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके लिए आप उसको कस्टम ओके अपनी सर। मशीन में बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए तो वो कर दो। लेकिन डेफिनेटली उसकी फिर उस हिसाब से प्राइसिंग होगी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमने ये T2 माइक्रो सेलेक्ट कर लिया, हमने ये हो गया, इमेज सेलेक्ट कर ली। की एंड पेयर डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कोई लेबल वेबल देना तो की पेयर, सॉरी ये उसके लॉगिन के लिए है। अब आपके पास मैंने शायद पहले 2 बनाए थे लेकिन अब मुझे याद नहीं है या कहाँ गई इसकी वो। ये संभाल के रखना पड़ता है, याद है ना आपको? पैम फाइल्स इसकी इसकी सिक्योरिटी फाइल्स जो होती है ना, ये आपको संभाल के रखनी पड़ती है। ये जब हम की पेयर बनाते हैं, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से एक की पेयर बनेगी आपकी। ये इसकी मदद से ही आप इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें वो नहीं होता आईडी और पासवर्ड काइंड ऑफ थिंग। इसमें मशीन को आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है एक। तो आई थिंक नया बना लेता हूँ, मेरे पास शायद पुराना होगा तो सही। ये लोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सॉरी, लोड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लोड आइडेंटिफाई ये आपकी एप्लीकेशन बताती है दोस्त। जैसे अगर आपने कोई डेटाबेस का सर्वर बना दिया EC2 के ऊपर, तो डेटाबेस अगर ज्यादा हिट्स नहीं है तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा डेटाबेस के अंदर हिट्स आती है तो रीड और राइट होता है उसके अंदर ना ज्यादा। तो आपको ये देखना पड़ता है कि फिर कौन सी मशीन ज्यादा बेहतर है, कौन सा
स्टोरेज ज़्यादा बेहतर है इसके लिए, क्योंकि हार्डवेयर जब हम उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं रीड एंड राइट की, इनपुट और आउटपुट की, तो वो भी आपको पता होगा कि नॉर्मल आपकी मशीन्स के अंदर भी ये इफेक्ट करती है। अगर आपके पास नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई हो तो उसका इनपुट और आउटपुट यानी राइट और रीड स्लो होता है। अगर आपके पास एसएसडी लगी हुई हो तो वो थोड़ी सी फास्ट होती है। सही कह रहा हूँ? तो ये वही वाली चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको बाय द टाइम आपको सारी चीजें पता चलेगी कि आपकी एप्लीकेशन कितना लोड ले रही है। हो सकता है कि आपने कोई एक होती है ना नॉर्मल एपीआई होती है कि डेटाबेस से डेटा लिया और आपको दे दिया, तो वो ठीक है, नॉट इतनी एक्सटेंसिव नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी होती है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे हम पाइथन वगैरह के लिए यूज करते हैं, डेटा साइंस वगैरह के लिए, कि आपने एक बैच में पूरा डेटा उठाया, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर आप उसको मॉडिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली टेक्स सम टाइम ना। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सीपीयू पे भी लोड करता है, तो लोग उसके लिए जीपीयू डाल देते हैं ताकि सीपीयू पे ज्यादा लोड ना हो, जीपीयू पे रन टाइम पे लोड होकर निकल जाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। AWS पे मॉनिटर कैसे करेंगे? AWS के ऊपर मॉनिटर हम कर सकते हैं, क्लाउड वॉच के अंदर इसकी पूरी वो मिलती है, देखेंगे हम क्लाउड वॉच पे। जैसे हम टॉप की कमांड चला के देखते थे ना CPU से, वो तो सीपीयू के अंदर आपको पता चलेगा ना जब मशीन के, लेकिन आप मशीन की पूरी स्टैटिक्स आप देख सकते हो। क्लाउड वॉच के अंदर आपको ग्राफ्स नजर आ रहे होते हैं कि भाई कौन सा क्या चल रहा है, सारी चीजें हो जाएगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है, हमने ले लिया। अब ये देखें, हम लोग किससे करेंगे, एसएसएच से करेंगे या पुटी से करेंगे, ये दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है, एसएसएच का मतलब ये है कि विंडोज आई थिंक जो 10 या 11 आया हुआ है उसके अंदर भी एसएसएच की सपोर्ट है, लिनक्स में भी एसएसएच की सपोर्ट है, मैक में भी एसएसएच की सपोर्ट है। विंडोज के अंदर एसएसएच की सपोर्ट नहीं थी, विंडोज 7 के अंदर, एक्सपी के अंदर, तो उसके लिए हमें एक क्लाइंट यूज करना पड़ता था जिसका नाम क्या है, पुटी के लिए फिर हमें डॉट पीपीके की फाइल चाहिए होती है। तो अभी हम यही ले लेते हैं क्योंकि हमें यही यूज करना है। कीपैड के टाइप पे कौन सा आप यूज करना चाहते हैं सिक्योरिटी वाइज, तो हम ये देख लेते हैं नॉर्मल सा, तो बना लेते हैं सर्वर 3। अब ये डाउनलोड हो गया मेरे पास, वेब सर्वर -3 याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा ये नेटवर्किंग के लिए आ गया कि ये कह रहे हैं कि भाई क्या एसएसएच सब जगह से अलाउ करवाना है। हमने कहा हाँ भाई सब जगह से, क्योंकि अभी इसको एक्सेस करना है मुझे। या अगर आपकी कोई आपका जो आईपी होता है पब्लिक आईपी, अगर आपको लगता है कि वो आपका पब्लिक आईपी स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आप अपना आईपी भी दे सकते हो कि यार सिर्फ आप ही यूज कर सको, इसके अलावा आपके अलावा कोई मशीन यूज ना कर सके। आपने कभी देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो कभी कभार जो सामने वाला या माइक म्यूट कर दें तो सब, तो जो दूसरा डेवलप जो एडमिन होता है वो आपसे आपकी आईपी पूछता है। वो आपसे आईपी इसलिए पूछता है क्योंकि वो आपकी ही आईपी को वो अपने पास मतलब कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाएगा ताकि आप भी यूज कर सको डेटाबेस वगैरह को और कोई यूज ना कर सके। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ वाइट लिस्ट, वाइट लिस्ट भी कह सकते हैं, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आपके अलावा और कोई एक्सेस ही ना कर सके। जिस तरीके से इसमें है ना, अभी मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एसएसएच पोर्ट अलाउ किया हुआ है, अभी मैंने इसको एचटीटीपी ट्रैफिक के लिए अलाउ ही नहीं किया हुआ। तो अभी इसके ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एसएसएच की, इसके अलावा और कोई नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। स्टोरेज जो इससे डिफॉल्ट दी हुई हम यही यूज कर लेंगे, रूट वॉल्यूम बनेगा इसका। ठीक है, और इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने बनाने आपको, आप चाहते हो कि यार इसी मशीन के जैसे भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाए तो क्या करना है, तो उसको मैं अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसी स्पेक्स की कितनी मशीन्स मेरे लिए खड़ी कर देगा ये 10। अभी मुझे एक ही चाहिए तो फिर एक ही ले ली मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे छोटी सी सब बता रहा है जो आप लोगों ने सारी तो एक ही है ना, नहीं मशीन तो आप 10 खड़ी कर दो, लेकिन रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक साथ 10 मशीन रन कर दिया तो 1 घंटे का मतलब है आपने 10 घंटे यूज कर दिया। एक मशीन का 1 घंटा यानी 10 घंटे। ओके सर, ठीक हो गया। इसका एडवांस भी देख लेते हैं जल्दी से। IAM स्टैंडर्ड है सारी चीजें,
ये थोड़ा थोड़ा अभी हम देखेंगे एबीएस वॉल्यूम वगैरह क्या है, ठीक है। आज कोशिश करेंगे क्या है इसमें। ये रहा यूजर डेटा। ये यूजर डेटा के अंदर हम क्या देख सकते हैं, आपकी बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट। मैंने शायद इस पे रखी हुई थी बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये किसी को याद है इसमें थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, स्क्रिप्ट रखी हुई थी ना, जिसकी मदद से हमने वेब पेज लोड किया। नहीं होगी तो वापस लिख लेंगे, कोई क्या है ये। फाइनली एक दफा दोबारा कर लेता हूँ ताकि हम लोग सारे एक पेज पे आ जाए। अच्छा, इसमें लास्ट मसला क्या हुआ था वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ये बताना जरूरी होती है, पहली लाइन बैश स्क्रिप्ट बना रहे हैं और उसके बाद फिर आप जो नॉर्मल कमांड्स चलाते हैं वो बता देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया भाई, इसको अपडेट करो। अपडेट करने के बाद HTTP जो हमारे पास अपाचे का सर्वर है, हमने वो इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट कर दिया। अनेबल इसलिए किया क्योंकि जब भी मशीन स्टार्ट हो ताकि ये हमेशा अनेबल हो। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो अभी जब होगा तब स्टार्ट मिलेगा, लेकिन जब आप रीस्टार्ट करेंगे तब आपको आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट नहीं मिलेगा। तो अनेबल करते हैं ताकि ये हमेशा रीस्टार्ट के ऊपर आपको स्टार्ट सर्विस मिले, जैसे हम कहते हैं ना। बहुत सी एप्लीकेशन होती है जो लॉगिन के बाद आप चाहते हो कि यार आपके डेस्कटॉप के अंदर आ जाए, उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। शायद पता ही होगा आप लोगों को पहले। ये मैंने एक कमांड डाल दी है, हेलो वर्ड करके, और ये इसका पाथ होता है अपाची सर्वर का। यहाँ पे अगर आपको कोई आपकी वेबसाइट है तो आप HTML के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसमें HTML आपको आ रही है तो आपका सर्वर नजर आ जाएगा जैसे। लेकिन ये करने से पहले आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक HTTP का अलाउ करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं अलाउ जानबूझ के नहीं करवा रहा ताकि हम देखें क्या एरर क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। चले इसको लॉन्च कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपने गौर से देखा तो हम लास्ट क्लास में जब थे तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा जब हम लॉन्च इंस्टेंस बनाने जाते थे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप से आपके पास चल रहा होता था, सब कुछ स्टेपर्स आ रहे होते थे, याद है किसी को? हम नेक्स्ट करके आगे जा रहे थे, लेकिन अभी इस दफा देखिए आपके सामने लॉन्चर सब ठीक, कोई मसला नहीं है। फ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हमारी मशीन आ गई, रनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ओके गुड। सर इस मशीन पर क्लिक करता हूँ, इसकी डिटेल नीचे आएगी आपके पास, वो देख ले आप थोड़ा सा। यहाँ पे आपको IPs मिल जाती है आपकी, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर रूल्स आ गए आपके। यहाँ पे आपने बताया हुआ कि सिर्फ SSH अभी अलाउ है, तो मैं इसको सिर्फ SSH ही कर सकता हूँ। इसको SSH करके दिखते हैं। अभी SSH करने के लिए मुझे चाहिए होगी इसकी पब्लिक IP, वो ये रही, ठीक है। अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए करके देखूं, क्योंकि मैंने HTTP अपना अपाची सर्वर रखा हुआ था, लेकिन ये देखिए कनेक्ट ही नहीं कर रहा। क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा? वहाँ पे प्राइवेट IP लिखा होता है। सर ये प्राइवेट IP थी। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी माय बैड, ये प्राइवेट है, पब्लिक IP की बात करती है। अच्छा जी, ये देखिए ये नहीं कर रहा एक्सेस। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है कौन सी पोर्ट के ऊपर? HTTP 80 पोर्ट के ऊपर। कौन सी पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है? यहाँ से 80 पोर्ट पे, डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाती है। क्या अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 80 पोर्ट को अलाउ किया हुआ है? नहीं किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से अभी तक हम इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। पहली बात ये तो एक चीज क्लियर हो गई। अब हम एक्सेस करते हैं इसी को SSH के थ्रू। कैसे SSH के थ्रू? इस इंस्टेंस को हम 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके ये देख लें। एक तो है EC2 इंस्टेंस करें,
ये रहा आईपी के थ्रू, यहाँ से अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये डायरेक्ट आपको टर्मिनल के ऊपर लेके चले आएगा। कौन सा टर्मिनल? AWS कंसोल के अंदर ही टर्मिनल आएगा। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, बहुत से रीजन्स के ऊपर ये अवेलेबिलिटी नहीं होती, खैर है, लेकिन इस पे है तो हम चेक कर सकते हैं। मुझे एक मिनट देख लेने दें, मेरा ही आइडिया है यहाँ से, ठीक है। कंपनी दूसरी कंपनी का होता तो फिर सेशंस है हमारे पास SSM एजेंट के थ्रू विंडोज इंस्टेंस वगैरह के लिए। SSH क्लाइंट है हमारे पास, जो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम यही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये देखिए क्या है। SSH क्लाइंट ओपन करना है, की फाइल आपको बतानी है, जिस तरीके से मेरे केस में ये वाली फाइल है, और इस वाली जो फाइल है आपकी पैम फाइल को परमिशन कौन सी देनी है आपको? 400। ठीक है, और कनेक्ट करने के लिए ये इसका पब्लिक DNS है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। SSH I पैम फाइल देनी है, एंड देन आपका इंस्टेंस यूजर देना पड़ेगा, जो कि डिफॉल्ट होता है हर हमेशा। आपका इंस्टेंस बनेगा तो EC2 यूजर @ EC2 यूजर @ एंड देन IP या तो फिर पब्लिक DNS जो यहाँ पे दिया हुआ है। करके देख लेते हैं। पहले मैं यही वाला पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मेरी डाउनलोड्स के अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई होगी, पैम फाइल। यस, मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? परमिशन डिनाइड। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इसको परमिशन नहीं दी। इसको ये परमिशन दे देते हैं। ठीक है, ये परमिशन फाइल मौजूद नहीं है, क्यों मौजूद नहीं ये तो मैं चेक कर लूँ। अच्छा, CR के नाम से, ठीक है। यहाँ पे गए, पैम की जगह इसको कर देते हैं CER सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चले गया। अब मैं ये कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? EC2 में तो ठीक है, मैं कनेक्ट हो चुका हूँ अपनी EC2 की मशीन के अंदर। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ जो मैंने क्या लिखा था, var www html index.html के अंदर क्या लिखा था मैंने, कि यही वाली कमांड लिखी थी मैंने। यस मतलब यही राइट किया था ना, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट की मदद से यूजर डेटा के अंदर, राइट। तो ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। अच्छा जी, अब इसको रन करने का देखते हैं कि अपाची को परमिशंस देनी है। मैं कैसे दूंगा परमिशन कि भाई मैं इसको यूज कर सकूं। इंस्टेंस के ऊपर चलते हैं, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप को मैं एडिट करते हैं इसके। और ये लास्ट स्क्रीन किधर से ओपन की थी? कौन सी? सॉरी, ये जो भी ओपन की हुई थी आपने, वो किधर से ओपन की थी? कौन सी वाली? सॉरी सर, जहाँ पे हम ये कमांड्स देख रहे थे, चेंज मोड वगैरह। SSH कनेक्ट ओवर हियर। आप अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करें और यहाँ पे कनेक्ट का बटन दबा दें, तो इसमें ये सारी स्क्रीन आती है। ओके सर, थैंक यू। अब ये भी देख लें, यहाँ से भी देख लेते जल्दी से। ये बहुत ईजी है, ये ब्राउजर के ऊपर ही आपको टर्मिनल ला के शो कर देगा। ये देखें, जो काम आप अपने SSH के थ्रू कर रहे हैं वही काम ये ब्राउजर के थ्रू कर रहा है। अगर आपके पास नहीं है थोड़ी देर के लिए, किसी भी रीजन की वजह से आप चाहते हो ब्राउजर से एक्सेस करना, तो ये देखिए, ये इसने ब्राउजर से एक्सेस करवा दिया आपको AWS से। सर जहाँ पे हमारे लोकल कंप्यूटर में जहाँ पे हमारे AWS हुआ होगा, वहीं पे हम अपनी मशीन ये लॉन्च करेंगे। हमने डाउनलोड्स करना गए थे आप। हाँ डेफिनेटली, जहाँ पे आपकी वो वाली फाइल पड़ी हुई होगी ना, सर्टिफिकेट पड़ा हुआ होगा, कीप हियर। सिक्योर नहीं है ऐसे ब्राउजर से ओपन करना? ये सिक्योर है ना, ये ID पासवर्ड आपका होगा तो ही आपको एक्सेस दे रहा है, वरना तो वो करने ही नहीं देता। ID पासवर्ड आपने डाला है इसमें? कब डाला? ID पासवर्ड यानी आप लॉगिन हुए ना AWS के कंसोल पे, आपके पास परमिशन है, आप एडमिन है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं ना। लॉग आउट करेंगे तो ये नहीं चलेगा फिर? नहीं चलेगा डेफिनेटली। ओके सर। ओके, अब हम आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर। यहाँ पे आए
देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बता होता है, ये सारी चीजें आप देख लिया करें। यहीं पे भी आपका IP4 बता दिया, DNS बता दिया, अवेलेबिलिटी जोन बता दिया कि ये कौन से जोन के अंदर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है। मेरी हुई है US ईस्ट 1 में, ये जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर चलते हैं। हमारी जो मशीन है आई थिंक यही वाली होगी। खैर यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा सिक्योरिटी ग्रुप अभी कौन सा चल रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या है? FE386, ठीक है। यहाँ पे इसका डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन होता था, मैं कह रहा हूँ ना, इसकी वही चीज हुई है थोड़ी सी। सर वो टॉप लेफ्ट पे ऑप्शन है तो वही चेंज करने का। यहाँ पे टॉप लेफ्ट जो न्यू EC2 एक्सपीरियंस लिखा हुआ, यहाँ इससे भी ऊपर वो सर वो जो बटन लगा हुआ है न्यू EC2 एक्सपीरियंस का, सही बटन लगा है ब्लू से ये बोलना चाह रहे हैं। AWS इधर की बात कर रहे हैं। यस सर। यहाँ से भी अगर देख लें फिर भी, क्योंकि सारे आपके जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं वो यहीं से सारे नजर आते हैं आपको। FE386, ठीक है। हम इस पे चलते हैं। सिस्टम में यहीं से दे देता है वैसे तो, ये ठीक है। ये देखिए, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप के बाद ये आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने कौन सा इसको दिया हुआ है। अभी हमने सिर्फ परमिशन दी हुई है इसको 22 की, जिसकी वजह से हम पोर्ट 80 को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। इनबाउंड है, आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब आप अपनी मशीन से बाहर जा रहे हैं। इनबाउंड का मतलब ये है कि कोई आपकी मशीन के अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। एडिट कर सकते हैं। एडिट के बाद हम ऐड करते हैं। ऐड हम कर लेते हैं किसको, तो HTTP को। यहाँ पे आप सर्च कर लें HTTP। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्री डिफाइंड पोर्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम 80 को करने जा रहे हैं। एनीवेयर करना है या टू बी वेरी स्पेसिफिक वेरी IP को करना है, तभी हम करेंगे एनीवेयर, यानी कहीं से भी कोई 80 पोर्ट को एक्सेस करे तो उसको एक्सेस कर दो। सर हम सीधा HTTPS को कर सकते हैं, HTTP ना करें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन HTTPS पे चल रही है तो आप डायरेक्ट HTTPS कर दो, क्या मसला है, कोई नहीं रोकेगा आपको। 443 पोर्ट कर दो। चलिए पुटी से भी इंस्टेंस बनाना सिखा दें। विंडोज में पुटी मेरे पास यार विंडोज है नहीं, वरना मैं सिखा देता आपको। ये बहुत इजी है, ये देखें ना। आपने वहां से .ppk की फाइल डाउनलोड की है और पुटी, ये रहा पुटी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ता है ये बताएगा भी आपको कैटेगरी, हाँ कनेक्शंस के अंदर। कनेक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे की पेयर हम सेव करते हैं। मुझे सही से याद नहीं आ रहा, वरना मैं ब्राउज करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन में गए, कनेक्शन के अंदर SSH चूज ऑथ करना है और देन आपको यहाँ पे .ppk की फाइल को सिलेक्ट करवा के सेव करवाना है, देन कनेक्ट करना है। किसी के पास अगर होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह किसी का क्लाइंट ओपन करवा के करवा देता हूँ, विंडोज किसी की स्क्रीन शेयर करवा के, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप करके देखिएगा, हो जाएगा, बहुत ईजी है। अच्छा, अभी हमारे पास ये 2 पोर्ट्स अलाउ हो गई। SSH की डिफॉल्ट पोर्ट होती है, याद रखिएगा 22, ठीक है, और हमारी HTTP की पोर्ट है 80। तो अब हम सिर्फ यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है देखिए। पहले वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, अब उससे मुझे अलाउ कर। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो?
एक इंस्टेंस बनाया क्या। अब आप मुझे ये बताएं, ये EC2 का इंस्टेंस मैं एक्सेस यहाँ पे कर चुका हूँ, ये रहा। क्या मैं यहाँ पे Node.js की एप्लीकेशन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? तो फिर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा? हाँ डेफिनेटली वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, या तो कोई गिट के ऊपर आपको पड़ा हुआ हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर नोड नहीं होगा। या है, देख लेते हैं जल्दी से, नोड नहीं है ना, फिर तो उसकी बात है। yum इंस्टॉल, ठीक है। सबसे पहले हमें ये वाली कमांड लेनी पड़ेगी जिससे ये टेन वर्जन लेके आ रहा है। 10 थोड़ी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, आई थिंक 40 सर इधर एपीटी नहीं चल रही? करा सकते हैं। 750 ये यम वाली मशीन है ना, इसलिए अगर आपको APT वाली मशीन होगी तो वो उस पर APT में चल जाएगी, तो कोई मसला नहीं। क्लोज एंड रीओपन योर टर्मिनल, एक्सपोर्ट दिस, ठीक हो गया, ये हो गया। जैसे हो गया क्लोज एंड रीओपन योर टर्मिनल, फॉलो इसने एक्सपोर्ट कर दिया या नहीं, जब मैंने तो सर नहीं किया। कर दिया एंड देन करके उसको कर सकते। NVM आ गया, NVM की लिस्ट देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या मौजूद है। NVM इंस्टॉल किया किसी ने कभी आपके पास? यस सर। यस सर। NVM मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें आप किसी भी वक्त किसी भी नोड के वर्जन पे स्विच कर सकते हैं। लिस्ट, अच्छा अब हमारे पास इंस्टॉल हो गया 17 जो है के है लेटेस्ट। अब जल्दी से सिंपल सा करते हैं, एक्सप्रेस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमें दे देगा एक्सप्रेस की एक मशीन जिसमें हमें एक API मिल जाएगी, ताकि हम थोड़ा टेस्ट करें जल्दी से। ये रखा हूँ, बस इतना सही करते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं जो ब्ला 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 ब्ला, कहाँ थे हम? CD ऐप करने में अच्छा रहता है कि किसी एक स्पेसिफिक फाइल कर देता हूँ, server.js मैंने कर दिया पेस्ट, इसको बंद करके। अच्छा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे सबसे पहले npm init, सॉरी डायरेक्ट y के साथ करता हूँ ताकि जल्दी बना देगा। npm init y, ये बन गई मेरी फाइल। npm i माइनस माइनस सेव कर देते हैं, सेव साइट के लिए एक्सप्रेस, ये पैकेज जेसन के अंदर इसको सेव कर देगा आपको। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोड सर्वर, तो ये 3000 के पोर्ट के ऊपर सर्वर चल गया, ठीक है। अब क्या इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ? ये मेरा पास था ना, इसके ऊपर आके 3000 लिखूँ, 3000 पॉसिबल है? यस सर। नहीं चल रहा है तो वो अलाउ करनी पड़ेगी पोर्ट। हाँ सर ये हम लोग भी यहाँ से यूज कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं, मैं भी देता हूँ। जैसे 1 मिनट पब्लिक है ना, तो पब्लिक तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब इसकी सबसे पहले मसला ये आ रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप का मसला आ रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप में हमने 22 दिया हुआ है, अभी हमें देना पड़ेगा कौन सा?
80 कस्टम टीसीपी पोर्ट और पोर्ट की रेंज हमने बता दी 3000। इसको कोई भी एक्सेस कर ले सेफ। 3000 पोर्ट भी अलाउ होगी, 22 भी हो गई ये, ठीक है। आ गया हेलो वर्ल्ड, ये एक्सप्रेस है, ये मैं आप लोगों को भी देता हूँ अगर आप लोग टेस्ट करना चाहें तो कर लें। चट 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 चट, ये हमने अपना एक्सप्रेस का सर्वर बना लिया, एपीआई बना ली। क्या आप यहाँ पे एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर तो हमने देखा था ना, हम अपनी एपीआई मल्टीपल बना सकते हैं, तो क्या इसके अंदर मैं अपनी मल्टीपल एपीआई बना सकता हूँ? यस सर। हाँ गया हेलो वर्ल्ड वाला काम अपना, ये देखें ये एक बना हुआ है, इसके नीचे आप कॉपी पेस्ट करके आप जितने भी अपने एंड पॉइंट बनाना चाहें, गेट यूजर्स, लॉगिन, साइन अप, ब्ला 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 ब्ला, सारे काम आप कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी एपीआई बन रही होगी अब आपको सिर्फ एक्सेस करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने 3000 पोर्ट भी डिफाइन कर दी, तो अभी हमेशा के लिए 3000 पोर्ट को एक्सेस करेगा अलाउ करके। क्या आपके पास सर्वर चल रहा है सब लोगों के पास? देख लिया आप लोगों ने? जी सर मिलेगा चल रहा है। ऐसे एक हिट मार लो, यस सर चल रहा है। ठीक है। आपने ये जो क्या बोलते हैं AWS का कंसोल चलता है टर्मिनल, हाँ उसको आपने अभी जो नोड इंस्टॉल किया कर्ल के थ्रू किया था सेंटोस, मतलब समझे नहीं थे हम। यार देखो लिनक्स के अंदर आपको एनवीएम इंस्टॉल करना है, सिंपल। अब वो आप किसी भी कमांड के थ्रू कर लो, बहुत सारे ऐसे मेथड्स मौजूद है। इसने मुझे असल में ये कर्ल वाला इसने क्या किया, इसने एक एनवीएम डाउनलोड किया सबसे पहले और उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद फिर मैं एनवीएम को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये मैं एनवीएम को एक्सेस करके ये सारे काम कर रहा हूँ। एनवीएम का मतलब ये है नोड वर्जन मैनेजर, तो आप किसी भी वक्त नोड का वर्जन आप चेंज कर सकते हो, किसी भी फोल्डर में टू बी वेरी स्पेसिफिक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास नोड का वर्जन आप कर्ल का मतलब होता है ब्राउजर है आपका, कमांड लाइन ब्राउजर है। मैं लिखता हूँ कर्ल https://yahoo.com, ये क्या करेगा? कोई और वेबसाइट खोल के देखो। ये देख, ये आपका टेक्स्ट ब्राउजर कहते हैं इसको। एक ब्राउजर होता है जो आपको यूआई के ऊपर पूरा नजर आ रहा होता है, यानी ये ब्राउजर के ऊपर, ये आपका टेक्स्ट ब्राउजर है। एक होता है व्हाट इज माई IP.com, व्हाट इज माई IP.com, तो ये आपका एक टेक्स्ट ब्राउजर है बेसिकली। कल आप एएस को हिट करने के लिए बहुत फेमस है ये, आपको दिखाऊं मैं कर्ल। लोग आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी एपीआईज हिट करने के लिए भी लोग कर्ल्स को यूज करते हैं। ये आप पढ़िएगा, ठीक है। ये आप एपीआई हिट भी कर सकते हैं यहाँ से। आप अपनी जो हम पोस्टमैन से काम करते हैं, आपको पता है पोस्टमैन से हम काम करते हैं पूरा का पूरा, एपीआई को हिट करके टेस्टिंग करते हैं। तो कमांड लाइन अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? कर्ल की मदद से कर सकते हैं। ये क्या करता है, हिट्स करता है एपीआई को, और उसके अगेंस्ट में जो भी डेटा होता है, जिससे यहाँ पे ये इसने लाके दिखा दिया था, तो इस तरीके से ये डेटा लाके दिखा दिया। देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक EC2 की हमने मशीन भी बना ली, हमने EC2 के ऊपर हमने अपनी एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर ली, सिक्योरिटी ग्रुप भी देख ली। ऐसी कोई चीज जो अभी तक आपको समझ में ना आई डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये कर्ल जो है ये लिनक्स में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है? वैसे तो होता है, नहीं होता तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं, बस यूजुअली होता है। विंडोज में भी होता है? हाँ विंडोज में भी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा जी, हो गया, आगे चलें। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? हाँ सर। ये देख लें, इसकी स्टोरेज भी देख लें आप लोग जल्दी से। ये देखिए इसकी स्टोरेज है 8 GB की, जो इसके साथ अटैच हुई भी है। और ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा जल्दी से बताएं। ये डिलीट हो जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगी।
स्पेस भी खत्म हो जाएगी और उसके अंदर जो डेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपने इसके अंदर कोई डेटा अपना रखा हुआ है इस मशीन के अंदर और आप इस मशीन को डिलीट करोगे तो डेफिनेटली ये जो इसकी हार्ड ड्राइव है, हमने लिखा हुआ है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिलीट हो जाएगी ऑन टर्मिनेशन पे। मेक सेंस? बैकअप लेना हो तो इसका कैसे ले सकते हैं? चीजें स्टोरेज वगैरह जैसे नेक्स्ट इंस्टेंस बनाना है हमने और सेम उसकी कौन सा वो? सारी ये प्रेफरेंसेस रखनी। देखा, ये देखिए वॉल्यूम्स पे हम जाते हैं, ये होता है EBS। ये हमारा टॉपिक है आज का, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लें EBS ये रहा, ये अभी यूज हो रहा है आपकी मशीन के साथ। ठीक है, अभी हम आते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। पहले ये बताएं EC2 के अंदर ये जो हमने डिस्कस किया ये क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलूं। यस सर, इसकी अगर स्पेक्स आप कस्टमाइज करना बता दें। किसको? मतलब ये सर्वर बन गया, अगर मैं रैम अपग्रेड करना चाहूंगा कुछ इस तरह की। आगे चले ताकि हम कोई चीज मिस ना करें, मेरा सिर्फ मकसद ये है। अच्छा, यहाँ पे थे हैंड ऑन, ये हमने करके देख लिया, ये हमने डेटा स्क्रिप्ट लगा के देख ली, इंस्टेंस टाइप का ओवरव्यू अभी हमने देखा कि M जो होता है इंस्टेंस की क्लास है, इसके बाद ये इसका जनरेशन बता रहा होगा, और एक्स्ट्रा लार्जर साइज इंस्टेंस विद, ठीक है, ये मतलब इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बता रहा हूँ, T1 T2 माइक्रो, इस तरीके से। T इंस्टेंस की टाइप, इंस्टेंस का क्लास है, T1 जनरेशन है, अभी हमने यूज किया T2 डॉट माइक्रो, और माइक्रो जो है वो उसका साइज है। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, यूजुअली T की सीरीज में। ठीक है, T2 माइक्रो वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं वो अभी जनरल पर्पस के लिए है, T की सीरीज में हम यूज कर रहे हैं। अगर जब हमें कोई बैच वर्क प्रोसेसिंग, जिस तरीके से भी मैंने कहा था, जिसमें हाई डेटा वगैरह चाहिए, साइंस मॉडलिंग वगैरह, AI वगैरह के लिए चाहिए, फिर उसके लिए हमारे पास जो है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, C6 वाली मशीन्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये साइट टाइप में आप लोग जरा पढ़िएगा इसको डिटेल में, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर थ्योरी आती है, तो ये पढ़िएगा इसको। हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस वगैरह के लिए हम फिर यूज करते हैं R6 वाली सीरीज को यूज करते हैं। ठीक है, R की सीरीज को यूज करेंगे। R की सीरीज के अंदर R5 R वाली सीरीज का मतलब आपको हाई परफॉर्मेंस डेटा चाहिए डेटाबेस वगैरह से रिलेटेड, तो ये है परफॉर्मेंस रिलेटेड चीजें चाहिए जिसमें CPU यूजेज वगैरह, तो ये C की सीरीज हमारे पास चल रही है CPU एक्सटेंसिव काम के लिए। स्टोरेज के लिए चाहिए ये T की सीरीज हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें बिल्कुल रैपिड चाहिए होती है, रीड ओनली कैशे, जिसके अंदर मेमोरी यूज हो रही होती है आपके पास। रेडिस पता है किसी को, व्हाट इज रेडिस? क्या है, कोई बताए जल्दी से। सर ये डेटाबेस है, लेकिन ये रैम में चलती है। यस, एक डेटाबेस जो होती है, हाँ, एक डेटाबेस जो होती है वो आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर हो रही होती है पूरी की पूरी। ठीक है, जिसको आप सेव कर रहे हो, रीड कर रहे हो। और एक डेटाबेस होती है जो आपकी रैम के ऊपर होती है। रैम का मतलब बहुत रन टाइम पे आपको एक्सेस करनी होती है, बहुत फास्ट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेडिस या ऐसी डेटाबेस जो कि मेमोरी पे चल रही हो। सैप ही यूज करते हैं मेमोरी। कौन सी? सैप? नहीं, तो सैप तो एक बहुत बड़ी है, उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंसेस के टाइप है, अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले। T देखी, C देखी, R देखी, M देखी। ठीक है, ये हमने देखा था थोड़ा सा सिक्योरिटी ग्रुप के हवाले से। सिक्योरिटी ग्रुप रैप हुआ होता है EC2 के अंदर, सॉरी EC2 रैप हुआ होता है सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, यानी अगर आप कोई भी एक्सेस करते हैं कहीं से भी, तो सबसे पहले वो किसको हिट करता है, आपके सिक्योरिटी ग्रुप को। वो देखता है कि उसके पास परमिशन है नहीं है, अगर परमिशन होती है तो वो अंदर EC2 की तरफ जाने देता, नहीं होती तो नहीं जाने देता। ठीक है सर, ये R टाइप किसके बताइए आपने? ये डेटाबेस वगैरह के लिए होता है, यानी अगर डेटाबेस में रीड और राइट होता है ना, इन और आउट रीड वाला सब कुछ ऐसे अपने हिसाब से याद कर लें इसको। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर क्या क्या है,
एक्सेस टू पोर्ट हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप आप बना सकते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, और वही ग्रुप आप किसी इंस्टेंसेस को दे सकते हैं। ये भी हमने देखा हुआ है, हमने लास्ट क्लास में बनाया भी था वो, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ गया अपने, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। लास्ट क्लास में हमने बनाया था एक सिक्योरिटी ग्रुप अपने लिए एसजी वेब सर्वर, सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर के लिए हमने बनाया था ये रहा। इसके अंदर हमने क्या क्या अलाउ किया था, 80 पोर्ट अलाउ की थी, HTTPS के लिए 443 अलाउ की थी, और 22 वेब उसके लिए, किसके लिए 22 पोर्ट SSH के लिए, ठीक है। ये कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये IPv6 है, इसकी भी टेंशन ना लें, ये IPv6 के लिए। ओके, ये हो गया। इसकी जरूरत पड़ती है सर IPv6? मतलब नहीं, बहुत कम, हम यूज ही नहीं कर रहे अभी तक तो। लेकिन कोई अगर नेटवर्किंग का बंदा है जिसको IPv6 पता है तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो उसको हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। इस पे जाते हैं, इसमें देखिए सिक्योरिटी है। आप यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई पॉलिसी अटैच करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। ये देखो नेटवर्किंग कार्ड्स हैं, जिस तरीके से अभी आपका एक IP अलाउ है, अगर आप इस पे एक और नेटवर्क अटैच करते हैं और उसके ऊपर आपको एक और IP भी मिल सकती है, हो सकता है कि एक मशीन 2 IP से एक्सेस कर सकते हो आप, पॉसिबल है। सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैं चेंज कर देता हूँ, डिपेंड करता है, कभी कभार 2 नेटवर्क कार्ड चाहिए होते हैं प्राइवेट और उसके लिए ना, क्या था, लैन और वैन, लैन और वैन, एक पब्लिक के लिए चाहिए और एक आपको लोकल एरिया अपने लिए चाहिए, VPC बना के। VPC भी हमारा टॉपिक है AWS के अंदर, हम देखेंगे उसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, ये रहा, यहाँ पे मेरे पास एक था मौजूद ये SG ग्रुप, मेरा ये डिफॉल्ट जो था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ ये वाला SG, जिसके अंदर मेरे पास कौन कौन सी पोर्ट अलाउ थी इसमें, 80, 433 और 443 एंड 22, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब क्या मेरे पास जो वो वाला अलाउ था 3000 पोर्ट, क्या ये चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? डिलीट कर दिया आपने, मॉडिफाई कर दिया। हाँ, क्योंकि अब मैंने इसकी पॉलिसी चेंज कर दी। अब जो इसमें पॉलिसी लगी हुई है उसके अंदर हमारे पास 3000 नहीं है, तो क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ 3000 पोर्ट अभी? यस सर, कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, यहाँ से इसके ग्रुप के अंदर 3000 पोर्ट दे दें, तो वो कौन से वाले ग्रुप में सेव हो जाएगी आपके, जो भी हमने बनाई थी SG वेब सर्वर के नाम से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पॉलिसीज अपनी सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, बना के पहले से रख दिए, फिर जिसको जो ग्रुप असाइन करना वो आप ग्रुप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड था, ये वही सिक्योरिटी ग्रुप्स की डायग्राम है, जरा देख लीजिएगा आप लोग। सिक्योरिटी ग्रुप गुड टू नो, कैन बी अटैच, ये वही है। इसका फायदा क्या है, ये हम मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर अटैच कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि आपको पता है कि यार ये वेब सर्वर बनेगा तो आपको ये पोर्ट से अलाउ करनी है, तो आप वही वाली पोर्ट्स को एक ही ग्रुप बनाया और सबको अटैच कर दिया, ठीक है। लॉकडाउन टू अ रीजन, हम रीजन वाइज भी इसको कर सकते हैं। VPC हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी VPC को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें थी, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड का क्या मतलब था? ट्रैफिक इनवर्ट आ रही है, सॉरी वापस बोलिएगा। इनवर्ट जो ट्रैफिक आ रही है ना टूवर्ड सर्वर आ रही है, इनको इनबाउंड, यानी क्लाइंट जब सर्वर को हिट करता है तो ये सर्वर के लिए इन आ रहा है ना, कि एक रिक्वेस्ट अंदर आ रही है, और आउट का मतलब क्या है, सर्वर रिप्लाई कर रहा है रिक्वेस्ट। लेट्स से मैं अपने सर्वर पे लिख के लिखता हूँ http://yahoo.com, तो ये क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, यानी सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, याहू के सर्वर को, ऐसा है, ठीक है। तो क्या ये मैं ब्लॉक कर सकता हूँ क्या, मेरा सर्वर बाहर किसी और को एक्सेस ना कर सके? यस सर, हो सकता है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरी मशीन है उसमें इंटरनेट का ही एक्सेस ना हो, क्या ये पॉसिबल है? लाइव IP ब्लॉक कर देना, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। हम डिस्कस करेंगे जब हम VPC पे जाएंगे ना, तब ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास। लेकिन ये भी है कि हम अपनी मशीन के ऊपर अभी तो इंटरनेट अलाउ होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट गेटवे अलाउ होता है, तो इसलिए हम इसको इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं हमारी मशीन से। जैसे मैंने NVM डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, अगर NVM अगर गेटवे, इंटरनेट गेटवे IG इंटरनेट गेटवे अगर अलाउ नहीं होता तो क्या मैं NVM को डाउनलोड कर सकता था?
नो सर। नो सर। नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट था तो उसकी वजह से हुआ। अच्छा जी, अगर ये वही वाली बात है, जब आप अपनी किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने जा रहे हो, टाइम आउट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है? आपका सिक्योरिटी ग्रुप, कि क्या इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने वो पॉलिसी अलाउ की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है। कनेक्शन रिफ्यूज हो जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जाने चेक करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप क्या अलाउ है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लॉक्ड, सारी ब्लॉक होती है, इनबाउंड और आउटबाउंड सारी की सारी ब्लॉक अलाउड अलाउड होती है, Allowed. अलाउड होती है, ऑथोराइज होती है, अलाउड होती है, ठीक है। ये वही है सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में बता रहा है कि एक मशीन के ऊपर दो पॉलिसीज अटैच हुई भी, ग्रुप 2 सिक्योरिटी ग्रुप 2 और सिक्योरिटी ग्रुप 1, तो इस पे एक्सेस आ रहा है। और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट या कुछ बंद किया हुआ है तो ये उससे अगर आ रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ दो ही ग्रुप्स अलाउ है, 2 और 1। और अगर आपका एक 3 बना हुआ है जो कि आपने इंस्टेंस को अटैच ही नहीं किया हुआ तो कोई वो अलाउ ही नहीं करेगा, जो अटैच्ड होंगी वही इस पे काम करेगी, ठीक है। सर। ये एक ही इंस्टेंस पे 2 सिक्योरिटी ग्रुप लगे हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, जितने भी लगाना चाहें। सर ये नीचे इसने ब्लॉक 3 बुला के एक ब्लॉक नजर आ रहा है, 1 2 3 एक ब्लॉक नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें अटैच नहीं हुआ, थोड़ा ही नहीं हुई, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप 1 अटैच है, सिक्योरिटी ग्रुप 2 अटैच है, 2 और 1 ये अटैच हुई है, इसलिए इसने अलाउ कर दिया इसको। सिक्योरिटी attached ग्रुप नहीं। 3 अटैच्ड ही नहीं है ना, तो अगर एक्सेस आ रहा है तो उसको एक्सेस ही नहीं करने देगा वो। ठीक सर। ये थोड़ी सी पोर्ट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 22 एसएसएच की है, 21 एफटीपी की होती है, 22 ये यूडीपी है बेसिकली अपलोड फाइल के लिए। एक होती है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। तो ये यूडीपी पोर्ट है 22। वैसे 22 पोर्ट हमारे पास टीसीपी पे किस पे अलावा है? एसएसएच के लिए। SSH. 80 पता है आप लोगों को, 443 पता है आपको, और रिमोट डेस्कटॉप के लिए विंडोज के अंदर कौन सी होती है? 3389, ठीक है। ये ऐसे ही है, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है, ये डिफाइंड पहले से पोर्ट्स हैं तो आपको पता होगी। तो ये एसएसएच अभी हमने देखा, मैक से हम कर सकते हैं, लिनक्स से कर सकते हैं, विंडोज 10 ग्रेटर और लेस देन 10 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपी और 7 के अंदर नहीं था, उसके लिए हमें फुटी यूज करना पड़ता था। ये रहा फुटी से हम यूज कर सकते थे, लेकिन ग्रेटर देन 10 के अंदर हमें एसएसएच मिल गया, पावर शेल के अंदर भी मिल जाता है। और EC2 इंस्टेंस जो अभी हमने देखा था कि डायरेक्ट कनेक्ट किया था EC2 के अंदर ही, तो ये तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से होता है? ये एक्चुअली ब्राउजर से होता है। सॉरी, दिन एससीपी एक क्लाइंट है ना उसका। या मैंने यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है सही से। विन एससीपी जो है वो फाइल ट्रांसफर के लिए ओवर एसएसएच। ओके, क्योंकि हम तो एसएसएच के अंदर ही कमांड आती है, उसी के थ्रू हम फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। खैर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छा जी, इंस्टेंस कनेक्ट हमने देख लिया। अच्छा, इसमें सबसे खास जो चीज याद रखे कि ये जो की और पेयर की फाइल मिलती है ना, वो आपको एक ही दफा मिलती है जो आपने डाउनलोड की अपने सिस्टम में, ठीक है। अगर वो आपने डाउनलोड मिस हो गई तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, ठीक है। इसके लिए फिर आपको इंस्टेंस दोबारा बनाना पड़ेगा, ये ख्याल रखिएगा, या तो फिर आपको ब्राउजर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये एक मसला है, तो ख्याल रखने की जरूरत है। इंस्टेंस का कोई बैकअप ले सकते हो किसी चीज का, जैसे हाँ, ले सकते। इंस्टेंस का बैकअप नहीं होगा, स्टोरेज का बैकअप लेने की जरूरत होगी ना आपको। अभी आते हैं उस पर, करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी हम इस पे आते हैं, EC2 इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन। EC2 के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है कि हम EC2 को किस तरह परचेज कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है जो हमने डायरेक्ट अभी परचेज किया, ऑन डिमांड इंस्टेंस। सॉरी, अभी हमने जो लिया था वो हमने लिया था ऑन डिमांड। अभी अभी मुझे जरूरत थी तो ले लिया। अब देखिए ये ऑप्शंस हैं, ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंस। ऑन डिमांड इंस्टेंस का मतलब क्या है? शॉर्ट वर्कलोड और प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग, यानी आपको पता है कि यार अभी जो मैंने ये लिया है तो इसकी प्राइसिंग ये है, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या है? मैं अब ये रिजर्व करने जा रहा हूँ, जैसे आपका यूजुअली होता है डेटाबेस,
डेटाबेस आपका रिजर्व होता है ना, कि आपको पता है यार ये वाली मशीन जो है डेटाबेस की, मुझे तकरीबन मेरा अगर एप्लीकेशन चल रही है तो 1 साल तो चलेगी, तो मुझे पता है आपने कहा कि यार मुझे ये वाला एक रिजर्व लेना है, कितने साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए सॉरी। 1 year। तो डेफिनेटली जब आप इस टाइप की चीजें करते हैं ना, तो इसकी मदद से आपको पैसे में काफी फर्क आता है, डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1 साल के लिए अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें डिस्काउंट अलग मिलेगा, 3 साल के लिए लिया है तो उसमें डिस्काउंट अलग मिलेगा। मैं दिखाता हूँ। ये स्पॉट रिक्वेस्ट स्पॉट रिक्वेस्ट है, रिजर्व इंस्टेंस के लिए है, डेडिकेटेड होस्ट के लिए है, डेडिकेटेड इंस्टेंस है। तो ये इस तरीके से ना, अभी स्पॉट इंस्टेंस कोई अवेलेबल नहीं है, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कोई भी स्पॉट रिक्वेस्ट होगा तो आपको मिल जाएगा। खैर अभी इसको देखते हैं कहाँ गए भाई, प्रेजेंटेशन हमारी और चीज डिस्कस कर लें। रिजर्व के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा वही डेटाबेस वगैरह की चीजें आपको पता है, या इसके अंदर ये भी होता है, स्केजुअलिंग भी है कि आपको 1 साल के लिए चाहिए, लेकिन कब तक के लिए चाहिए, लेट से कोई आपने टाइम बता दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चाहिए 3 से 6, तो उसमें ये और कन्वर्टेबल पैसे क्या भी है कम सर? हो जाते हैं। कन्वर्टेबल रिजर्व? कन्वर्टेबल इंस्टेंस रिजर्व का मतलब ये है कि आप आगे जाके इसको फ्लेक्सिबल रखना चाहते हो कि ये बढ़ सके ज्यादा काम के लिए, मतलब अभी हम T1 पे खड़े हुए हैं, आगे जाके आप T2 करवा सको, T2 के बाद T3 करवा सको, तो ये कन्वर्टेबल है। सर इसकी ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ये कन्वर्टेबल बताएं या दूसरे? वो हाँ ये पूछते हैं आपसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आपको या मुझे डेटाबेस चाहिए और ये डेटाबेस मेरे पास 6 महीने के लिए चलेगा, तो मैं कौन सा EC2 का इंस्टेंस लूँ, तो आप बताओगे कौन सा लेना चाहिए रिजर्व। या वो कहता है कि यार मेरे पास डेली का कोई काम आएगा 3 से 6 के बीच में, तो ये मुझे करना है 6 महीने तक के लिए, आप फिर भी ले लोगे रिजर्व, 6 महीने का रिजर्व ले लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या स्पॉट इंस्टेंसेस, ये शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई इंस्टेंस अवेलेबल होता है तो वो शो हो जाता है, और वो आपको उसको काम हुआ सस्ते में, ये बहुत चीप मिलता है, ठीक है। स्पॉट सर ये इंस्टेंसेस बहुत आपका चीप क्वेश्चन मिल है। जाता है। जी जी। सर ये रिजर्व पे मिनिमम 1 ईयर लिखा हुआ है, तो आप 6 महीने के लिए क्यों बता रहे हैं? एक मिनट इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखता हूँ, मुझे सही से ध्यान में नहीं आ रहा, हो सकता है शायद मेरे मुझसे करना है, शायद मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है। अच्छा ये वाली हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ये वाली ये वाला पेज देखा था हमने लास्ट क्लास में। यहाँ पे आपको सारी चीजें बता रहा होता है कि फ्री के अंदर आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। हम अभी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ्री के अंदर ऑलवेज फ्री के अंदर क्या मौजूद है और फ्री ट्रायल के अंदर क्या मौजूद है। तो ये देखें, ये बता रहे हैं यहाँ पे फ्री ट्रायल के अंदर हमारे पास मौजूद है 750 आवर्स EC2 के, स्टोरेज हमारे पास 5 GB की अवेलेबल है, डेटाबेस हम 750 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। एंड ये DynamoDB ये डेटाबेस है। तो ये सॉरी 12 मंथ का मतलब क्या है कि 12 मंथ के बाद चार्ज करेंगे ये, कि सबसे पहले फ्री वाला जो था 750 आवर्स फ्री हाँ टायर के साथ 12 मंथ ये फ्री हाँ लिखा हुआ है? मतलब 1 साल के लिए आपको फ्री मिला हुआ है ना, ये 1 साल के तो लिए महीने के 750 आवर्स। अच्छा, वैसे अगले साल फिर दोबारा ये इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं फ्री नहीं इस रहेगा? तरह थोड़ी कंटिन्यू मिलेगा, ये इस अकाउंट पे जिससे आप लॉग इन हुआ होगा उसके लिए 1 साल के लिए आपको ये फ्री मिल रहा है, इसके बाद फिर ये अकाउंट में हमारा स्टार्ट हो गया जब से अकाउंट बना। ठीक है। ठीक सर। ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसका, ये ट्रायल के लिए ये 2 मंथ्स देता है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है फ्री ट्रायल्स की इसके पास, ठीक है। पूरी ये लिस्ट आती है, मैं सिर्फ एक मिनट में बताता हूँ आपको।
वहाँ पे उसकी डिटेल होती है। तो ये जो आपने सीपीयू बना के और ये रन किया इंस्टेंस रन किए, तो ये फ्री है अभी हाँ, ये वाला फ्री है, T2 माइक्रो। एक साल के लिए फ्री है या 750 750 आवर्स हैं महीने के अंदर। आपको अगर 750 अगर आप पूरे महीने चला के रखते हैं तो ऑलमोस्ट 750 आवर्स के करीब ही बनता है। तो अगर एक मशीन पूरे महीने के लिए चलती है 750 आवर्स हो गए, तो आपके 750 आवर्स जैसे ही कंज्यूम हो गए ना, तो वो चार्ज करेगा आपको। तो आपको कोशिश करनी है 750 आवर्स ना हो। आपने अभी अपना काम किया, मशीन को स्टॉप की, फारिग कर दिया आपने। हर महीने के लिए ये होगा या खाली एक 1 मंथ के लिए 750 आवर्स या फ्री? 750 आवर्स टोटल आपके पास अवेलेबल है बस। जब हर महीने आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर हर महीने 72 आप खुद सोचे ना, एक महीने के 750 आवर्स होते हैं अराउंड। तो अगर हर महीने आपको 752 आवर्स देगा तो हर महीने फ्री हो गया ना आपके लिए 12 महीने तक। ऐसा नहीं है, 750 आवर्स आपको फ्री मिलेगा जो कि आपको यूज करने किसके अंदर, एक साल के अंदर। खैर ये मैं आपको अभी कंफर्म कर दूंगा। ये मिनिमम मेमोरी भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब शायद यही होगा, लेकिन मेरे पता नहीं क्यों ज़हन में था कि हम इसको बता सकते हैं कि कब तक के लिए एक रिजर्व चाहिए। तो खैर अगर ये मिनिमम मेमोरी कह रहा है तो अभी हम ये सपोज करते हैं, इसको मैं देख के मैं बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है। स्पॉट इंस्टेंसेस का मतलब ये होता है कि आपको शॉर्ट काम के लिए कुछ चाहिए होता है। स्पॉट इंस्टेंसेस का मतलब कुछ इंस्टेंसेस आपको मिल जाते हैं जो कि आप चीपर प्राइस में सबसे मिलता है, और सबसे चीपर प्राइस में मिलने के बाद ये लेस रिलायबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी वक्त शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो ये इसका इंस्टेंस लूज भी हो जाता है कभी कभार। आपने लिया हुआ है किसी और जगह से, इसके बाद पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बिड वाला काम होता है ना इसमें। तो जैसे इसको पैसे किसी और जगह से आप हो गए तो वो आपका इंस्टेंस खत्म होकर फिर उसके पास चले जाता है। तो इस तरीके से डेडिकेटेड होस्ट आप ले सकते हैं, यानी अगर आप पूरी होस्ट मशीन लेना चाहते हो, फिजिकल मशीन, लेकिन वो आपके पास मौजूद नहीं होगी। वो फिजिकल मशीन कहाँ पे मौजूद होगी? AWS के पास। तो वो भी आप ले सकते हो, और डेडिकेटेड होस्ट भी ले सकते हो कि वो सिर्फ शेयर हार्डवेयर पे ना हो, सिर्फ आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक मिल जाए, तो आप वो भी इंस्टेंस भी ले सकते हो। अभी जो आपको ये पूरा मिल रहा होता है, 1 GB रैम मिल गई, 1 CPU मिल गया, हार्ड ड्राइव मिल गई आपको, तो ये सारी चीजें आपको शेयर्ड मिल रही होती है, शेयर्ड स्पेस से मिल रही है। आप चाहते हो कि आपको शेयर्ड स्पेस से ना मिले, डेडिकेटेड मिले, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसके डेफिनेटली प्राइसेस अलग अलग होते हैं। ऑन डिमांड का क्या मतलब है? पे व्हाट यू यूज फॉर। जब हम इसको यूज करना चाहें, लाइक लिनक्स विंडोज, बिलिंग पर सेकंड के हिसाब से होता है। आफ्टर मिनट, फर्स्ट मिनट के बाद बिलिंग सेकंड्स के हिसाब से हो रहा होता है। ऑल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बिलिंग पर आवर्स के हिसाब से हो रहा होता है। विंडोज और लिनक्स के अंदर सेकंड्स के हिसाब से बिलिंग हो रही है, लेकिन ऑल अदर यानी कोई और विंडोज है, मैक ओएस हो गया, या कोई और आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसकी बिलिंग पर आवर के हिसाब से हाईएस्ट कॉस्ट बट नो अपफ्रंट। नो अपफ्रंट का क्या मतलब होता है? शुरू में कोई कॉस्ट नहीं, सॉरी, शुरू में सर कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पैसे आपको शुरू में कुछ नहीं देना, अपफ्रंट कुछ भी नहीं देना, एंड देन आप बस इसको यूज करो और फिर दे दो। ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। ये अभी जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये है छोटे मोटे काम के लिए हमने यूज किया, बंद किया, खत्म किया। शॉर्ट काम के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। ऑन डिमांड वाला जो भी हम देख रहे हैं, रिजर्व के अंदर ये देख लें आप, ये फायदा होता है। जो भी हम प्राइस कर रहे हैं अप टू 72% डिस्काउंट मिल जाता है ऑन डिमांड के हिसाब से। जैसे ऑन डिमांड के अंदर आपको थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूँ कि $10 आपके पर मंथ लग रहे हैं, लेकिन मैं अगर उसको एक साल के लिए लेके चले जाऊँ, उसको बोलूँगा यार EC2 का यही वाला इंस्टेंस चाहिए मुझे एक साल के लिए, तो फिर मुझे कितने तक का फायदा डिस्काउंट मिल सकता है? 72%। तो आप सोचेंगे अच्छा खासा है, लेकिन ये वही है कि जब आप काम करते हैं एज अ कंपनी, तो फिर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। रिजर्वेशन एक साल डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हम 3 साल के लिए करेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके अंदर भी है कि अगर आप सारी पेमेंट एक साथ कर दो एक साल की, तो उसमें और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। पार्शली पेमेंट करो अपफ्रंट देके और इस तरीके से,
तो उसमें अलग अलग डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है। और कन्वर्टेबल के अंदर यही है, यू कैन चेंज पीसी टू इंस्टेंस टाइप, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। और कैजुअल के अंदर और डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि ये टू बी वेरी स्पेसिफिक होता है कि अब ये जो डिस्काउंट है ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके रीजन वाइज, और ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पढ़िएगा जरूर आप। स्पॉट इंस्टेंसेस में तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जैसे आपने अभी लिया और ये अगर किसी ने असल में इसमें होती है रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करो कि अब मुझे 85 सेंट के अंदर कोई इंस्टेंस चाहिए, तो अगर जैसे ही इनके पास कोई भी इंस्टेंस फारिग होता है 85 सेंट के तक आता है तो वो आपको दे देता है। लेकिन किसी ने और ने कहा कि हम मुझे 90 सेंट्स के अंदर ये कोई ऑन द स्पॉट अगर मुझे कोई इंस्टेंस चाहिए तो मिल जाए तो दे दो, तो वो क्या करेगा, आप मशीन क्लोज हो जाते हैं, आपका इंस्टेंट खत्म हो जाता है, फिर वो 90 वाले के पास चले जाता है, तो ये लेस रिलायबल है। इसका मसला यही है कि ये छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है, किसी बैच प्रोसेसेस के लिए आपने चला दिया कि यार बस ये एप्लीकेशन है इसके बैच प्रोसेसेस करने, तो आपने इसके लिए स्पॉट इंस्टेंसेस ले लिए, तो उसमें आपको डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। डेडिकेटेड होस्ट फिजिकल मशीन होती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक ये भी, लेकिन यही है कि आपको जब आप डेडिकेटेड इतनी बड़ी मशीन आप यूज करना चाहते हो तो आप बताते हो कि उसको कितने साल के लिए रिजर्व करनी है। तो लेकिन अब देखें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आप विंडोज ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं लाइसेंस के हवाले से। ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, यानी आप अपना लाइसेंस खुद लेके आना चाहते हैं या AWS आपको विंडोज का लाइसेंस प्रोवाइड करे, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले क्लास में डिस्कस हुआ था। तो ये देखें, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे आपके पास अगर विंडोज का लाइसेंस मौजूद है तो आप विंडोज की मशीन अप करें, अपना लाइसेंस अटैच करें एंड देन यूज करें उसको। अगर आपके पास विंडोज का लाइसेंस नहीं है तो आपको डेफिनेटली परचेज करनी पड़ेगी उसके लिए। ये देखें, ये डेडिकेटेड इंस्टेंस है और डेडिकेटेड होस्ट, तो ये थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन से ये देख लीजिएगा क्या चीज़ हो सकती है। डेडिकेटेड होस्ट के अंदर फॉर होस्ट बिल्डिंग होती है डेफिनेटली, और इस तरीके से सारी चीज़ें मौजूद है। डेडिकेटेड इंस्टेंस के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर आपको मिल जाता है उसके अंदर, और इंस्टेंस की बिल्डिंग होती है सब्जेक्ट टू द रीजन। अब ये सारी चीज़ें रीजन से रिलेटेड है कि रीजन वाइज इसकी प्राइसिंग होती है। इसको समझने के लिए एक अच्छी सी एग्जांपल थी ये वाली। आप समझे एक होटल है, होटल में आप ऑन डिमांड जाते हैं तो क्या होता है, आप जस्ट होटल में जाते हैं और कहते हैं कि यार मुझे एक होटल दे दो, एक कमरा दे दो, तो आप उसकी फुल पेमेंट जो भी कमरे रेंट होता है, फुल रूम रेंट जो होता है वो आप पे करते हो। रिजर्व के अंदर क्या आपने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है कि यार मुझे जाना है और थोड़े टाइम लॉन्गर स्टे के लिए चाहिए, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। ऐसा होता है वैसे यूजुअली? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। बिल्कुल, तो ये वही वाली एक एग्जांपल इसीलिए रखी हुई है यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। और एक है कि स्पॉट इंस्टेंसेस का मतलब ये है कि कुछ होटल के रूम फारिग हुए में आप उसमें कहते हो कि यार एक रूम पर खाली हुआ है, आप फिर उसमें बिड करते हो कि यार इसमें मुझे इस प्राइस में ये वाला अगर रूम मिल जाए तो अच्छा है, जो फिर जिसकी प्राइस हाईएस्ट होती है फिर वो रूम उसको मिल जाता है। स्पॉट इंस्टेंसेस में ये होता है। और डेडिकेटेड रेट का मतलब ये कि ये पूरी होटल आपने खरीद ली है फॉर 1 ईयर, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी होटलिंग के हवाले से समझाने के लिए, ताकि ऑन डिमांड क्या है आपको थोड़ा सा पता हो, और रिजर्व स्पॉट इंस्टेंसेस डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। ये वही है, ये एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस कंपैरिजन समझाने के लिए आपको बताया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चार्ट दिया हुआ है ऑन डिमांड, जैसे आप कह रहे हो कि पर आवर 10 सेंट्स का हो रहा है, तो स्पॉट इंस्टेंसेस हम ले रहे हैं तो ये देखें 32 सेंट से 0.45 सेंट, यानी अप टू 90% ऑफ मिला आपको इसके ऊपर। और रिजर्व के ऊपर देख लें इस तरीके से चार्जेस हो रहे हैं। तो ये एक ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल है। अगर आप M4 की लार्ज मशीन लेते हैं तो उसके ऊपर जो प्राइसिंग है वो इस तरीके से देखिए इफेक्ट करती है काफी हद तक। यहाँ तक कोई मसला ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ये यहीं पे है, देखें स्पॉट इंस्टेंसेस हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं, रिजर्व इंस्टेंसेस यहाँ से,
डेडिकेटेड होस्ट, स्केड्यूल इंस्टेंस कर सकते हैं आपके, स्केड्यूलिंग चाहिए इंस्टेंस की 3 से 6 बजे तक या व्हाट जब तक चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ से ये प्राइसिंग सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी इसके प्लान्स और ये सारी चीजें थी। इसमें से कोई चीज जो समझ में ना आई हो? ये तो वही है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली आपको। मैंने थोड़े से ओवरव्यू आपको दे दिया इसके बारे में कि कौन कौन से इंस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं और कैसे हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं कंपनी के लिए। इन शॉर्ट, कंपनी अगर EC2 इंस्टेंस ऐसे ही ऑन डिमांड यूज करते हुए यूज कर रही है और आपको पता है कि यार ये मिनिमम 1 ईयर तक तो डेटाबेस तो चलता ही चलता है, जो भी हो, डेवलपमेंट का हो या प्रोडक्शन का हो, आप यूज करते ही हो यूजुअली डेवलप करने के लिए एप्लीकेशंस को। फिर आप तो ये डेडिकेटेड होस्ट में 2 टाइप थी। डेडिकेटेड होस्ट में 2 टाइप है, एक होस्ट है और एक इंस्टेंस है। अच्छा, ठीक है। फिजिकल सर्वर तो दोनों के अंदर आपको मिलता है, लेकिन होस्ट के अंदर आपको पर इंस्टेंस बिलिंग होती है, और इंस्टेंस आप ले रहे हो तो वो खुद इटसेल्फ एक इंस्टेंस है, तो उसकी बिलिंग नहीं है। ठीक है। होस्ट के ऊपर आपको इंस्टेंस नहीं मिल रहा, आपको पूरा फिजिकल होस्ट मिल रहा है, आप उसके साथ जो करना चाहो आप करो। इंस्टेंस का मतलब फिर वही है, आपके पास एक इंस्टेंस मिल रहा है जिस तरीके से अभी हमने लिया हुआ है, लेकिन वो अभी शेयर्ड इंस्टेंस नहीं होगा, वो फिर डेडिकेटेड इंस्टेंस होगा आपके पास। अभी तो ऐसा है ना कि 16 GB की रैम है, उसमें से शेयर करवाया हुआ है 4 लोगों को, तो वो फिर वैसा नहीं होगा। वो फिर 16 GB की रैम है डेडिकेटेड, तो डेडिकेटेड 16 GB की रैम आपको मिलेगी, वो किसी और के साथ शेयर नहीं हुई। लेकिन जब हमारा रिसोर्स बढ़ेगा और हमारी एप्लीकेशन को 16 GB चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? आप अपडेट करवा सकते हैं ना चीजें, ये तो क्लाउड के ऊपर यही तो फायदा है आपके पास। नहीं, मतलब हमने अगर 16 GB सिलेक्ट की भी है तो हमारे लिए 16 GB रिजर्व होगी ना पूरी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेडिकेटेड का मतलब ये कि आपने 16 GB कहा तो आपको 16 GB पूरी की पूरी मिल गई। नहीं, मैं शेयर केसेस में पूछ रहा हूँ। शेयर केसेस में ये असल में शेयर केसेस में होता है वही है, लेकिन वो सबके साथ शेयर होती है ना, आपकी जो हार्डवेयर है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर हुआ है ना, ये सोचे आप थोड़ा सा। तो नहीं है कि 2 बंदे फर्ज करें 16 GB ने 2 बंदों को दे दिया पूल में से, और अगर 2 यूज कर रहे हैं तो 8-8 उनको आ जाएगी। अगर वो उस टाइम 3 लोग यूज कर रहे हैं तो लाइक वो 4-4 हो जाएगी या 5-5, जैसे इंटरनेट में होता है ये वाला सिलसिला। सही है, लेकिन ये इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक रैक बना हुआ है, एक रैक के अंदर आपको दे दिया 16 GB, अब आपने 16 GB 4 के हिसाब से डिवाइड कर दिया 4 GB के हिसाब से, तो ये 4 लोगों को, अब एक 16 GB 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। समझ में आती है बात? लेकिन सर परचेज तो 16 GB से कर रहे हैं ना, 16 GB सेल करके 4-4 को दे रहे हैं ना। हाँ, ये डेडिकेटेड का कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, डेडिकेटेड। अगर ये तो ना करें डेडिकेटेड, तो फिर तो मतलब है कि हमें वो सारा मिल रही है कनेक्टिविटी। अब 2 इन्होंने खुद ही टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी डेडिकेटेड के साथ। मैं वही समझा रहा हूँ, देखें अब मेरी पहले बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपको 16 GB के एक रैम का पूल मिला आपको, ठीक है, 16 GB की रैम का पूल मिला और आपने उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ। आपने कहा कि यार 4-4 GB की 4 मशीन के साथ मैं इसको दे सकता हूँ, तो अब ये 4 GB जो उसको मिला है वो मिलेगा पूरा 4 GB, वो शेयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपका एक हार्डवेयर 16 GB का था, आपने उसको उस रिसोर्स को 4 जगह पे कंज्यूम करवाया, यानी 4 जगह पे डिवाइड करवा दिया 4 इंस्टेंसेस में, तो वो शेयर्ड हो गया उसके लिए, ठीक है। मेक सेंस? समझ में आई बात ये पहली? ठीक है। अब मैं कहता हूँ डेडिकेटेड मुझे 16 GB चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अब जो 16 GB का एक ब्लॉक है वो टू बी वेरी स्पेसिफिक सिर्फ आपके लिए ही है, अब वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 32 GB में से आपको 16 GB मिला होगा। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? इसका बस ये डेडिकेटेड, ये कंपनीज की पॉलिसीज होती है ना। अब बहुत सी कंपनीज की पॉलिसी होती है कि यार वो अपनी कंपनीज के अंदर सिस्टम यूज ही नहीं करते, वो कहते हैं कि यार जब भी परचेज करना मुझे न्यू सिस्टम परचेज करना है। अब आप कहो कि यार ये क्यों इस तरीके से, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कंपनी की पॉलिसीज हैं। बहुत सी कंपनी कहती है हार्डवेयर सिक्योरिटी कहते हैं आप, या बहुत सारे रीजन है, कंपनी की अपनी अपनी एक पॉलिसीज होती हैं। अब एक कंपनी कह रही है कि यार जो मैं हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ
वो फिजिकल सर्वर होना चाहिए। मैं इस तरीके से जो हमें इंस्टेंसेस और सारी चीजें मिल रही है वो ना हो, तो आप उसके लिए डेडिकेटेड होस्ट की तरफ जाएंगे। सर ये कुछ कंपनी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, कुछ कंपनी कहती है कि हम फर्स्ट करें शेयर्ड, जैसे अभी आपने बात की, तो अगर वो रश होगा तो वो फिर उनकी जो होती है ना परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है डेफिनेटली। अभी एक बंदा कहता है ना मुझे 100% हर टाइम यही परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर वो डेडिकेटेड पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अब ये एक और चीज भी है यहाँ पे ना, एक और चीज भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि या आप जैसे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अगर आप लोग काम किसी ने किया हो तो उनको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर रूल है कि जो आपका सर्वर वगैरह है ना वो आपके रीजन में ही होना चाहिए। आप लेट्स से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और अगर आपने यूएस के अंदर या अफ्रीका के अंदर कोई सर्वर ले लिया तो ये बैंक की खिलाफ वर्जी भी हो गई है। हाँ, अगर अब एक और मसला भी, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान का कोई बैंकिंग सेक्टर में AWS के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो क्या मैं कोई यूज कर सकता हूँ AWS को? नहीं कर सकता अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारे रीजन में ही सर्वर मौजूद नहीं है। तो अगर मैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज की बात करूँ बैंकिंग के हिसाब से तो मैं नहीं कर सकता इसको अनफॉर्चुनेटली। तो ये पॉलिसीज होती है। अब आप कहोगे यार ये पॉलिसी क्यों, ये पॉलिसी है तो ये किसी के हाथ में नहीं है। अब ये जिसने बनाई है वो उसको ही ज्यादा बेहतर पता होता है कि ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, लेकिन खैर ये पॉलिसी है। बैंकिंग सेक्टर में तो समझ आता है ना, सिक्योरिटी के लिए कि डाटा दूसरे कंट्री के पास ना जाए, क्योंकि वो सही है, ठीक है, फोर्स कर सकते हैं डाटा देने के लिए। अब बहुत सी कंपनी ऐसी कहती है कि मैं जीमेल का अकाउंट का सर्वर, जीमेल का सर्वर यूज नहीं करूंगी जो ईमेल का सर्वर है, यानी मैं किसी और का सर्वर यूज ही नहीं करना चाहता ईमेल के लिए। ईमेल के लिए मैं अपना खुद ईमेल का सर्वर बनाना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? पहला सवाल। पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है यार, ये मैं कर चुका हूँ। ये ईमेल सर्वर तो मैंने भी बना के दिया हुआ है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसीज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया यूज कर रही है जीमेल के सर्वर के ऊपर अपना सर्वर डाल के, करती है ना कंपनीज। अब आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी के आईडीज लॉग इन कर रहे होते हैं हम जीमेल के अंदर जाके। इवन कि हमारी कंपनी का भी आईडी है वो जीमेल के सर्वर पे होस्ट हुआ हुआ है। ईमेल सर्वर हमने जीमेल का सर्वर लिया हुआ है। सर अब गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कहती है ना कि आपने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, इनके ईमेल एड्रेस नहीं होने चाहिए जीमेल वगैरह पे ना, तो यहाँ पे भी पॉलिसी है। हाँ जी ठीक है, ये भी है। तो ये पॉलिसीज, तो फिर पॉलिसीज अब कंपनी अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से डिफाइन करती है। तो कहने का मकसद वही है। अब डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंस के अंदर भी यही वाली आ रही है। अब आप चाह रहे हो कि यार आप अपना हार्डवेयर किसी और के साथ शेयर ना करो, आप खुद अपना पर्सनल हार्डवेयर चाह रहे हो तो आप फिजिकल सर्वर लगा दो, या तो एटलीस्ट ऐसा इंस्टेंस चाह रहे हो जो किसी और के साथ शेयर ना हो सकता हो तो आप अपना डेडिकेटेड इंस्टेंस ले लो। अब ये भी वल्लाह आलम वो बैकएंड पे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। ये AWS आपको कह रहा है कि ये डेडिकेटेड इंस्टेंस आपके लिए है, अब वो पीछे क्या कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता। एम आई राइट? अब हम अगर वो कह रहा है तो फिर माननी पड़ेगी हमें उसकी बात कि हाँ यार वो कह रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब इतनी बड़ी कंपनी है वो ऐसा तो नहीं कर रहा होगा कि जो कह रहा है वो नहीं कर रहा हो, लेकिन एक ऐसे ही जहन तो जाता है ना पाकिस्तानियों कि यार क्या पता है वो हमें सर ये थोड़ा सा नहीं सर थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं सर। मैं क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड मेरा रहा है इंटरेक्शन ISP में, तो हम जब इसको डेडिकेटेड कहते हैं तो डेडिकेटेड का मतलब है कि 24 आवर आवर को फर्ज करें 16 MB लिया तो 16 MB आपको 24 आवर मिलेगी स्पीड, कभी भी नहीं होगा उसके अंदर कम। ये कमिटमेंट होती है जिसको हम अभी आपने टर्म सुनी होगी CIR, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं जैसे PTCL वगैरह का वो शेयर्ड होता है। अगर हम उसका CIR पैकेज लेने जाएं, जैसे 2 MB अभी आपको मिला 2000 रुपए में, लेकिन अगर आप 2 MB CIR पैकेज लेने जाएंगे तो आपको 6000 8000 रुपए में मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। यस, क्योंकि वो डेफिनेटली वो अभी आप जो 2 GB यूज कर रहे हैं आपको दे 2 GB रहा है, लेकिन उसने लोगों के साथ शेयर की हुई है इसीलिए आपको सस्ते में मिल रहा है। लेकिन आप CIR पैकेज लेते हैं जो कि 2 MB का ही है, लेकिन वो अब क्या, अब आपकी कांस्टेंट स्पीड आ रही है। अगर अभी आपने देखा होगा आपके 2 MB की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, अप डाउन 2 MB तक जा रही होती है। CIR में ये कि जब आप हिट कर रहे हैं तो वो 2 MB के ही, मतलब जो आप अगर फाइल एक डाउनलोड करेंगे तो आप उसका वो देखें एक क्या आता है ग्राफ वगैरह, DU मीटर्स कहते हैं ना, आई थिंक पता नहीं। हाँ, तो एक ग्राफ बना आता है तो उसमें बता रहा होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कितने MB तक का आपकी डाउनलोडिंग चल रही है। तो ये डिपेंड करता है इस तरीके से सर। लेकिन कंपनीज बताती ना यहाँ पे अपने शेयर के अंदर कितने बंदे शेयर किए हुए हैं,
ये नहीं इसने बताया कि आपने कितने 16 जो दे रहा है हमें जीबी, इसमें कितने शेयर किए हुए हैं, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे ना। ये नहीं बताएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये क्लाउड है ना। अभी तो असल में इसमें सबसे बड़ा ये है कि इस चीजें आप देखो रैपिडली चेंज हो रही है। अभी आपने 4 GB का इंस्टेंस हमने लेके बनाया हुआ है ना, अभी मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसके बाद 4 GB तो फारिग हो गया। तब ये आपको ये टू बी वेरी स्पेसिफिक नहीं कह सकता, या 1 GB, अभी हमने 1 GB का इंस्टेंस बनाया है ना T2 माइक्रो के ऊपर, तो इस तरीके से तो इनके पास वो है ही नहीं कि ये आपको कंफर्म कर सके। कभी 4 GB की जगह 1 GB भेज दी, फिर 3 GB फारिग है, फिर 2 GB का कोई किसी ने इंस्टेंस लिया वो उसको भेज दिया, तब समझो बात को। ये स्पेसिफिक नहीं कर सकते क्योंकि ये देखते हैं कि जहां जो पूल से जहां से निकल रहा हो वो निकालते हैं। यहाँ तक खैर अभी तक जो अभी हमने EC2 की इतनी डिस्कशन की है, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपना सर्वर बनाएं जो हमने एक्सप्रेस का बनाया था वो डिप्लॉय करके देखें यहाँ पे, और अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखें। क्या रिएक्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पे EC2 पे? यस सर। आसान है सर। डिप्लॉयमेंट के वाले से मेरा एक क्वेश्चन था। जब हमने ये एक्सप्रेस की ऐप डिप्लॉय की है तो CLI में हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, या जैसे ही CLI क्लोज करेंगे वो ऐप जो डिप्लॉयड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते ग्लोबली। तो डिप्लॉयमेंट करने का कोई मेथड और होगा, किस तरह से ये परमानेंटली डिप्लॉय हो जाए? और अच्छा, एक जादू करके देखिएगा। एक टर्मिनल से आप इसको नोड सर्वर को रन करते हैं, ठीक है, और वो टर्मिनल बंद करते हैं, और फिर चेक कीजिएगा कि आपका सर्वर चल रहा है या बंद हो गया, और फिर वापस एक टर्मिनल को ओपन कीजिएगा तो वो आपको टर्मिनल फ्री मिलेगा या कनेक्टेड मिलेगा, वो भी चेक करके मुझे बताइएगा। वैसे एक यूटिलिटी यूज की जाती है जब हम इस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन अभी यूटिलिटी को छोड़ दें, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करके देखें। एक टर्मिनल ओपन किया, एक्सप्रेस का सर्वर बनाया, हमने एक्सप्रेस का सर्वर रन कर दिया, ठीक है, वो टर्मिनल आप क्लोज कर दें और चेक करके देखें क्या आपकी एप्लीकेशन चल रही है या बंद हो गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दोबारा से टर्मिनल ओपन करके SSH कनेक्ट करें तो आपका टर्मिनल फ्री है या बिजी है एक्सप्रेस के साथ, वो मुझे देख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये आप करके बताइएगा, ठीक है। क्या नाम है दोस्त आपका? एहतेशाम भाई, ठीक है सर। दूसरा, इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्रिएट किया है जो इस सेशन का है? अरे यार, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम यही हुआ था कि मेरे मोबाइल के अंदर मेरे ख्याल में 4 या 5 ग्रुप आ रहे हैं सेशन के नाम से। अब मैंने अगर शायद मैंने ये पूछा था ना कि वेडनेसडे को क्लास करनी है, तो मैंने 4-5 में से चैनल के ऊपर पूछना पड़ा था मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा चल रहा है। खैर देखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कौन सा बनाना। खैर अभी एक मेन टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो देख लें ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। सर वो व्हाट्सएप में 250 की लिमिट होती है तो इसलिए मल्टीपल बने हुए। हाँ, किसी का बिजनेस नहीं बना हुआ, किसी का बिजनेस अकाउंट हो तो वो ही बना के दे दे ताकि सारे उसी पे आ जाए, जिंदगी आसान हो जाए। तो सर रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होगी वो क्या हम कहीं डिप्लॉय करके जाना पड़ेगा या कहीं हम पब्लिक ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं? सॉरी, मतलब कि आपने जैसे बोला कि हम डायरेक्ट भी रिएक्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हो ना, क्या मसला है? मींस कि फिर इसको किस तरह करें, जिस तरह हमने एक्सप्रेस की चला था, या उसके लिए भी हमें जैसे इन लोगों का एक सवाल था कि हम टर्मिनल बंद कर देते हैं तो क्या वो चल सकता है नहीं चल सकता, एक सवाल था। अच्छा, अभी एक थोड़ी देर पहले बताओ, अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी ये वाली अपाची सर्वर देखा था अभी थोड़ी देर के लिए, अभी ये देख रहा हूँ। वैसे तरीके बहुत सारे हैं लेकिन अभी कॉमन सेंस वाली बात है। क्या यहाँ पे ये जो index.html आ रही है, अगर मैं अपना वाला पूरा वाला फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर दूं रिएक्ट का, तो क्या चल जाएगी मेरी एप्लीकेशन रिएक्ट की? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, पब्लिक फोल्डर से चल जाएगी। मतलब देखें, जब मैं डिप्लॉय की बात करता हूँ तो डिप्लॉय का मतलब ये कि आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को सबसे पहले बिल्ड करेंगे और बिल्ड का फोल्डर कहीं ना कहीं डिप्लॉय होगा ना। जो हम npm स्टार्ट करते हैं वो तो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ है ना हमारे लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो जब मैं कहीं डिप्लॉय करूंगा तो डेवलपमेंट सर्वर तो रन करके नहीं दूंगा ना, राइट और रॉन्ग? यस सर, सही है ना?
तो क्या मैं बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे लाके अगर फेंक दूं और यहाँ पे index.html इसके रूट पे आ जाए तो चलेगा या नहीं चलेगा? सवाल ऐसे चलेगा चलेगा। करके देखिएगा, ठीक है। ये 2 काम मैंने आपको बताया, आप लोग जरूर करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कौन कौन सा काम। एक तो सर्वर रन करना, और दूसरा हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन का जो बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे डालना है, और ऐसा डालना है कि यहाँ पे बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे ना आए, index.html वाला पूरा अंदर बिल्ड की चीजें सारी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो सर एक्चुअली ये भी पूछना था कि वैसे रिएक्ट के लिए ये नेटिफाई वगैरह बेहतर रहता है या AWS ही बेहतर है? नहीं, रिएक्ट के लिए तो यार बहुत सारे लोग गूगल क्लाउड भी यूज करते हैं, बहुत, वो भी फ्री है। फायरबेस का जो है फायरबेस होस्टिंग फ्री है, नेटलीफाई लोग यूज कर लेते हैं, AWS भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है यार आपके ऊपर। तो ये लोग ज्यादातर जो बेटर ऑप्शन जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं और जो इंडस्ट्री यूज करती है वो S3 यूज करती है, AWS S3। अब AWS S3 क्या है वो इंशाल्लाह जब हम S3 पे जाएंगे तब देखेंगे। आप लोग नोट कर लें, S3 AWS। S3 तो स्टोरेज है। हाँ स्टोरेज है, लेकिन हम क्या हम डिप्लॉय उसमें फोल्डर बनता है ना, क्या हम अपना रिएक्ट की एप्लीकेशन का फोल्डर बना के पूरा होस्टिंग वहां डाल दे तो क्या मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता? करके देखिएगा। चलें, तो फिर मेरे ख्याल में क्लास का टाइम खत्म हो गया। मेरे पास ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और था, AMI। ये जरा देख लें, यहाँ पे पब्लिक हमने देखी AMI मौजूद है हमारे पास, लिनक्स और ये सारी चीजें। और मजे की बात यह है कि आप अपनी AMI बना के आप मार्केट प्लेस में भी डाल सकते हो AWS की, जिससे आप समझ लो कि आपने कोई इमेज ऐसी बना ली जो लोगों का काम आसान कर रही है, तो वो आपने सेल वहां पे प्राइस भी लगा दी तो लोग उसको खरीदेंगे भी, अगर आप सेल करना चाहते हो तो उस तरीके से। तो वही वाला काम था, ये भी आज करके देखना था हमें, लेकिन बाद में देखेंगे। पब्लिक AMI तो हमने यूज करके देखी लिनक्स की, ठीक है, जिसमें हमने Amazon लिनक्स यूज करके देखा। हम अपनी AMI बना सकते हैं और अपनी AMI को आप फिर चाहें तो मार्केट प्लेस के ऊपर डाल भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम अगर आपने किया हो तो। या आप टॉपिक पढ़ के आइएगा AMI, नेक्स्ट क्लास में हम इससे स्टार्ट करेंगे। AMI के बाद हमें देखना है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और उसके बाद फिर हम चलेंगे EFS के पास, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो ये नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है। स्लाइड ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं दोबारा दे देता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी शेयर्ड है। ये स्लाइड, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे कही है, जरूर नोट कीजिएगा। कौन कौन सी है? एक आपको मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट देते हैं ताकि हम लोग सारे एक पेज पे हों। पहला काम आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, टर्मिनल बंद करके जो मैंने सारा काम बताया था वो करना है। दूसरा क्या था, रिएक्ट की एप्लीकेशन को आपको होस्ट करना है, और तीसरा आपको क्या पढ़ के आना है, AMI। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास होगी नहीं होगी एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल में तो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह का टाइम में कोई मसला तो होना नहीं चाहिए, रमजान भी है तो कोई अगर उसमें एतकाफ वगैरह में लोग जाएंगे तो फिर एक अलग इशू है, लेकिन वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं। मुझे भी सही अभी कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट क्लास होगी या नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं है। मैनेजमेंट से देखिए मुझे क्या मिलता है, क्योंकि आई थिंक एतकाफ वगैरह का भी आ जाता है ना, कि फिर एतकाफ भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एक सवाल है कि होगी या नहीं। मैं देखता हूँ, जो भी होगा फिर इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।